अभी जो मुद्दा चल रहा है राम मंदिर में चोरी, लेकिन एक पक्ष था जो करता रहा कि ये तो चोरी हुई है, चोरी हुई, चंदा चोरी हो गई, चंदा चोरी हो गई, विश्व हिंदू परिषद जवाब देगा। वो आज तक कभी कोर्ट में नहीं गया, उसने आज तक एफआईआर नहीं करी, उसने एसआईटी जांच गठित करने की मांग नहीं करी। उसे एक चीज कर जो हमेशा से करता है, पहले था जब राम मंदिर नहीं था तो राम पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करना। राम के अस्तित्व पे सवाल करने वाले, जिनकी नानी की कहानी ने कभी राम का अस्तित्व नहीं बताया था, वो हनुमान भक्त बन के घूम रहे हैं। तमिलनाडु में स्टालिन की सरकार थी और उन्होंने 3 मंदिरों से 2 टन सोना निकलवाया, ठीक है, ये कहते हुए कि हमारे पास पैसे नहीं है और इसको बेचा जाए। ठीक है, हमारे दान का पैसा, उसको मैं तो चोरी ही बोलता हूँ। क्या किसी व्यक्ति को आप इस देश के अंदर में संविधान के अंतर्गत में, क्या उसका कोर्ट में जाने, न्यायालय में जाने के लिए अपनी आस्था की मांग करने का क्या अधिकार छीन लेंगे? पाकिस्तान से बात करो, उनका पाकिस्तान से तो बात वैसे भी हो रही ना, कहाँ नहीं हो रही है। इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर बात चली हो तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर में भी मैटर क्या हुआ है। आपकी बात हो रही है, नहीं, बायलैटरल बात कर रहे, संघ ने बोला टेररिज्म पे बात करो, करते हैं बात, आइए पाकिस्तान एक्सेप्ट कर ले। The next wave of terrorism in India will come from Bangladesh. Exactly. ठीक है, बांग्लादेश is a new Pakistan for India and India should be concerned. कुछ युवा जो देश के भटकाने की बात करता है वो जेंजी है, तो वो जेंजी भी तो है जो कावड़ लेके जा रहा है। उस पे क्यों नहीं बात? उनको तो वो चिलम पीते हुए दिखते हैं, उनको बेरोजगार दिखते हैं, उनको नशेड़ी दिखते हैं, वो जेंजी क्यों नहीं दिख रहा जो झारखंड के अंदर में भूखा बैठा है? महबूबा मुफ्ती 5 तारीख को हेडक्वार्टर के बाहर बैठती है, एक तरफ जम्मू कश्मीर का झंडा लेके और एक तरफ तिरंगे को उल्टा लेके बैठ जाती है वो। तो जब उनकी भारत के राष्ट्रीयता के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं रही तो मुझे लगता है वो जेंजी नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं राज मंत्र, मैं हूं आपके साथ अंश, और आप और मैं की इस पॉडकास्ट सीरीज में आज हमारे साथ एक बेहद अहम, वेरी इम्पोर्टेंट हमारे अतिथि जो बहुत शॉर्ट नोटिस पे हमारे साथ आए हैं, वो है अमितोष पारीक। बहुत बहुत धन्यवाद अमितोष भैया कि आप आए हमारे चैनल पे, आपने पॉडकास्ट के लिए हाँ बोला। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों से, अमितोष जी का वैसे तो वो किसी इंट्रोडक्शन के आवश्यकता नहीं है इंट्रोडक्शन की, लेकिन मैं बस बताने के लिए बता दूं कि वो वीएचपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन है और काउंसिल है राजस्थान गवर्नमेंट के हाई कोर्ट में, जयपुर हाई कोर्ट में। और इसी के साथ साथ हम इनके साथ का जो हमारा पॉडकास्ट है, बातचीत है, वो शुरू करते हैं। नमस्ते अमितोष भैया। सबसे पहले तो मैं बहुत इम्पोर्टेंट उसी बात पे बात करना चाहूँगा, क्योंकि आपका जो हमने इंट्रोडक्शन भी किया, और जब वीएचपी का नाम हमारे देश में लिया जाता है तो मैं आपके पर्सनल क्वेश्चंस पे भी आ जाऊंगा कि आपका प्रोफाइल एक्सेट्रा, ताकि लोगों को और आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानने को मिले। लेकिन जब वीएचपी की बात हो रही है और अभी जो मुद्दा चल रहा है, या जो मुद्दा एकदम सेंटर फोकस में है, वो है राम मंदिर में चोरी। मैं किसी नेगेटिव मुद्दे से प्रारंभ नहीं करना चाहता था, पर ये जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और उत्तर प्रदेश में निकट भविष्य में चुनाव है, तो उसको लेके वीएचपी के प्लानिंग, क्योंकि वो हमेशा से प्रो बीजेपी रहे हैं और कहीं ना कहीं वीएचपी के ही मेंबर्स जो राम मंदिर के मुद्दे में या राम मंदिर के ट्रस्ट में जो उनकी भागीदारी रही, और राम मंदिर आंदोलन में, मंदिर बनाने में भी जो उनका जितना बड़ा क्रेडिट है, उसी क्रेडिट में कहीं पे दाग लगने वाला जो ये पूरा चैप्टर हुआ है, जो हमारे समाज में कहीं ना कहीं एक सवाल, एक प्रश्न खड़ा करता है कि मंदिर बन गया, सब लोग खुश है, इकोनॉमी उसके आसपास बढ़ रहा है, हमने महाकुंभ भी जो किया उसमें भी जिस हिसाब से अयोध्या में टूरिज्म बढ़ा और पूरा इकोनॉमी पे बात हुआ, तो उसी में जब सब कुछ एक प्रॉपर ग्राफ जो पूरा ऊपर जा रहा था, चाहे वो कल्चरल ले लो, क्योंकि राम केवल एक चरित्र तो है ही, उसमें तो कोई दोराई नहीं है, लेकिन राम को हमने सिर्फ हमारी आस्था से या सिर्फ हमारे भगवान के रूप में नहीं जोड़ा है। राम हमारे लिए सब कुछ है। तो उन्हीं का जब मंदिर बना, उन्हीं के जन्म स्थान पे हमारा इतना लंबा संघर्ष रहा, जिसमें वीएचपी कहीं ना कहीं सेंटर में रही और सेंटर ऑफ द आंदोलन सेंटर में रही, और अब अचानक से उस पर एकदम चुनाव वाले साल कहा जाए तो उसमें चोरी का मुद्दा ऊपर आना, इसको आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो चोरी का मुद्दा है तो कोई इसका स्वागत तो करेगा नहीं।
है ना। और विश्व हिंदू परिषद पहले दिन से बहुत स्पष्ट रूप से ये कहता आ रहा था कि जो भी चोर हैं उनके ऊपर में कानूनी कार्रवाई करी जाए, किसी को बचाने का प्रयास नहीं करा जाता और ना कभी इस देश में कराया गया है। विश्व हिंदू परिषद की छवि हमेशा निष्पक्ष रही है और राम में आस्था है, इसलिए निष्पक्ष भाव से रखी गई है। लेकिन बात वहां खड़ी होती है जब इसको मैं दो पहलू में देखता हूँ। एक पहलू है जिसकी कानूनी कार्रवाई की बात करता है, दूसरा पहलू है जिस पे सिर्फ प्रश्न उठाता है। अब आप दोनों पहलू समझे और आपके व्यूअर्स इस बात को समझेंगे। जब ये विषय पूरा चला राम जन्मभूमि का, विश्व हिंदू परिषद का स्टैंड आया कि जो भी इसमें लिप्त पाया जाता है, जो अपराधी है, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। लेकिन एक पक्ष था जो करता रहा कि ये तो चोरी हुई है, चोरी हुई, चंदा चोरी हो गई, चंदा चोरी हो गई, विश्व हिंदू परिषद जवाब देगा। वो आज तक कभी कोर्ट में नहीं गया, उसने आज तक एफआईआर नहीं करी, उसने एसआईटी जांच गठित करने की मांग नहीं करी। उसने एक चीज कर जो हमेशा से करता है, पहले था जब राम मंदिर नहीं था तो राम पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करना, जब राम का नहीं था तो राम पे अस्तित्व पे सवाल खड़े करना, राम सेतु के ऊपर में एफिडेविट की बात करना या राम जन्मभूमि के आंदोलन के लिए जो आदेश आता उसको रोकने की बात करना। बाद में आज तक राम मंदिर ना जाना, काले कपड़े पहन के काले रिबन बांध के सदन में जाना, वही लोग जो कहते थे कि कहीं पे भी लाल पोत दो मंदिर बन जाएगा, वही लोग जो कहते थे दिवाली पे दिया मत खरीदो, वही लोग कहते थे जो महाकुंभ से एक धोखा है, वही जो रामचरितमानस को चौराहे पे जला देते हैं, वही जो रामचरितमानस में जाति ढूंढ देते हैं, वही लोग जो सांगा को गद्दार और बाबर को सही बताते हैं, आज राम के अस्तित्व पे सवाल करने वाले, जिनकी नानी की कहानी ने कभी राम का अस्तित्व नहीं बताया था, वो हनुमान भक्त बन के घूम रहे हैं, जो कार सेवकों पे गोली चलाते हैं। ठीक है, पैसे की बात नहीं, पैसा तो रिकवर होगा और वो आज नहीं तो कल होगा। एसआईटी फॉर्म हुई, आपको लगता है एसआईटी गलत थी तो आप क्या करेंगे अंश जी? मैं आपसे पूछता हूं कि अगर आपको लगता है कि कोई निष्पक्ष जांच नहीं होनी है तो हम न्यायालय की मांग करेंगे, न्यायालय में जाके बोलेंगे हमें लगता है कि सही नहीं, इस पे एसआईटी फॉर्म करी जाए, गलत करी जाए, सही करी जाए, चेंज करी जाए। नहीं, वो नहीं करा गया। आप कहते हैं एसआईटी एफआईआर से पहले हो गई मतलब एफआईआर नहीं हुई लेकिन एसआईटी बन गई। गलत है, गलत है, एसआईटी गलत है, तो क्या आपने इसको चैलेंज किया? इट्स अ फंडामेंटल वायलेशन ऑफ लॉ। अगर मैं आपकी वर्जन से चलूं तो भैया सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी से इसके एफआईआर होनी मैंडेटरी है। ललिता कुमारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर नीड टू बी देयर। तो फंडामेंटल वायलेशन है, फिर तो एसआईटी बननी नहीं चाहिए थी। तो आप क्यों न्यायालय में नहीं गए? आपने एफआईआर क्यों दाखिल नहीं कराया? जितने लोग चोरी की बात कर रहे थे, ट्रस्ट ने उस सारी चोरी को सबके सामने ला दिया, सारे डॉक्यूमेंट, सारे एविडेंसेस, सारी चीजें प्रस्तुत कर दी और कहा जिसको दिक्कत है वो आ जाइए और ले जाइए और आके देख लीजिए। तो एक तरफ है जहां अपराध को अपराध माना गया, चोरी का समर्थन नहीं करा गया, न्याय को ध्यान में रखते हुए न्याय पे भरोसा रखा गया, साथ में इस्तीफा दिया गया। और आपने क्या करा? ऐसे तो सोर्सेस तो ये भी कहते हैं कि जिस मेन अक्यूज का नाम आ रहा है उसमें उसकी अखिलेश यादव से 900 बार बात हुई है। सोर्सेस तो ये भी कह रहे हैं कि उनकी वाइफ को टिकट मिलने का। मैं बीच में नहीं रोकूंगा, आप कंटिन्यू कीजिएगा। पर मेरा सवाल उन विपक्षी पार्टियों के लिए इस मुद्दे, मतलब मैं राजनीतिक नहीं बन रहा हूं, मैं जिन्होंने राम, जो जैसे हनुमान जी ने उनको जो गिफ्ट मिला था, एक वो मणि का वो जो मिला था हार पूरा, उसमें जब वो राम ढूंढ रहे थे फिर उन्होंने छाती फाड़ के, वो सब हमें पता है कहानी। लेकिन मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जिसमें मेरे राम नहीं बसते हैं, उनका मुझे कोई काम नहीं है। ये मेरा एक सिंपल लॉजिक है। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे को उनसे कोई लेना देना नहीं है, चाहे वो अखिलेश हो, चाहे वो कांग्रेस हो फॉर दैट मैटर, चाहे वो लोग हो जो ये कहते हैं कि मेरी दादी जी को मंदिर नहीं चाहिए था। मैं ऐसी कोई पार्टी के प्रतिनिधि तो हूं ही नहीं। पहली बात तो हम एक निष्पक्ष मीडिया होने के नाते मैं कोई सर्टिफिकेट ले भी नहीं रहा और मांग भी नहीं रहा। पर मैं उस बात का, मेरा वो सवाल नहीं है। जब मैं एक आप जैसे सनातनी को या वीएचपी के मेंबर को ये पूछता हूं तो मैं राम का एक भक्त होते हुए आप पे भी आस्था रख के, मैं कानूनी दांव पेच में नहीं फंसना चाहता कि मैं जानता हूं कि ये बिना एफआईआर के एसआईटी नहीं होगा। मुझे आज की दोनों सरकारों पे जो डबल इंजन करते रहते हैं, अगर वो सीएम का एक इंजन है, प्रधानमंत्री जी का एक इंजन है, मेरे को दोनों पे भरोसा है। ठीक है, जब वोट मिले हैं, जब मेजॉरिटी आप लोगों के साथ है या सरकार के साथ है, हम लोग जब सरकार के साथ है, तो मेरा यहाँ पे सवाल ये है कि आस्था को जो ठेस पहुंच रही है उसको रिपेयर करने के लिए या उसकी दवाई के स्वरूप किन किन मुद्दों पे वीएचपी अपने पावर्स में काम कर रही है। मुझे ऐसा लगता है
अपराध और आस्था दोनों का कोई मेल और झोल ही नहीं है। बिल्कुल, अपराध कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है, और कोई भी कर सकता है, लेकिन उस अपराध के साथ ना खड़े होके उसी की मांग करना और उसको अंदर पहुंचाने की मांग करने वाला, ये निष्पक्षता बताता है। ये उस आंदोलन से जुड़े हुए लोग की बात बताता है जिन्होंने अपनी जवानी राम मंदिर आंदोलन में दे दी, जिनके कार सेवकों के खून से सरयू तट की नदी लाल हो गई, जो कोठारी बंधु वापस घर से निकले तो लौट के नहीं आए, जिन अखाड़ों के ऊपर में गोली चला दी गई। ये उन लोगों की बात है, उनकी आस्था ज्यादा आहत हुई होगी ना। हाँ। लेकिन वो आस्था आहत हुई तो उनके साथ खड़े होते नजर आए, कहीं डिफेंड करते हुए नजर आए? नहीं खड़े हुए नजर आए, नहीं डिफेंड करते हुए नजर आए। यही कहा जो हम न्यायालय के साथ खड़े हैं। और आज इस प्रोसेशन के अंदर में अंश कोई भी चीज कहीं से गायब हो जाए तो किसकी जिम्मेदारी? क्या वो जिम्मेदारी लेंगे? नहीं लेंगे। अपराधी जिसने करा है वो आज कानूनी कार्रवाई के अंदर में लिप्त है, वो सलाखों के पीछे है, सुप्रीम कोर्ट में न्यायालय के अंदर मैटर है, एसआईटी ने अपनी जांच करके प्रिलिमिनरी रिपोर्ट को सबमिट कर दी है, लूपहोल्स बताया जिसको ठीक करा जा रहा है। हाँ, ठीक है, नेग्लिजेंस इज नॉट एन ऑफेंस, अ मेयर नेग्लिजेंस इफ यू गो विद द लॉ इज नॉट एन ऑफेंस। लेकिन आप उस व्यक्ति से सवाल कर रहे हैं जिसने अपनी पूरा जीवन राम जन्मभूमि के लिए दे दिया है, जिसने कहा कि एसआईटी फॉर्म करी जाए, जिसने कहा कि एफआईआर करी जाए, जिसने कहा मैं सबसे पहले अपने आप को प्रस्तुत करता हूं इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी के सामने। राइट। कहाँ है वो लोग जो लगातार तरीके से प्रश्न खड़ा कर रहे हैं? और आस्था की बात करें, राम कभी आस्था से अलग हो सकता है क्या? इस देश से अलग हो सकता है क्या? राम मंदिर में आस्था खत्म हो जाएगी लोगों की? लोगों को इतिहास पता है, आस्था उनकी खत्म होगी जिनकी कभी आस्था थी नहीं। ठीक है, वो एक ये आपने जो नेग्लिजेंस इज नॉट अ क्राइम वाला एक जो लाइन है, मैं उससे थोड़ा सहमत हूँ। लेकिन अब चलिए, मैनेजमेंट जो है इसका हम स्वागत करते हैं और आपको बहुत बहुत साधुवाद कि आगे कुछ ना कुछ मैनेजमेंट वाला या एडमिनिस्ट्रेशन वाला कुछ ऐसा चेंजेस हो, है ना, जो जैसे सीसीटीवीज का बंद ना होना या ऑनलाइन थोड़ी बहुत चीज़ें डिजिटली दान पत्र में पैसा लेना, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी चेंजेस आपको ज़्यादा पता होगा, आप उसके निकट हो सिस्टम के भी और शायद मंदिर के भी, तो आप अच्छे से इसको आप जान रहे होंगे और हमारी आस्था है उस पे भी, ठीक है, आप पे भी। और बिल्कुल कोई जब आप बिना नाम लिए जिन चंपत राय जी की बात कर रहे हैं, हम बिल्कुल उनके वो सवाल या उनके अगेंस्ट में कोई ना नैरेटिव बनाने वाला बात है, ना कोई ऐसा सवाल है कि जो उनके चरित्र के ऊपर, क्योंकि जिस हिसाब से जैसे आपने कोठारी बंधु का कहा या 6 दिसंबर की बात है या उसके पहले भी 89 85 में, मेरे को लगता है, और यही मेरा आगे का भी सवाल है कि जब वीएचपी ने जो मीटिंग की, ठीक है, और 3 मंदिर मांगने की बात हुई कि आप बस ये 3 मंदिर दे दो, ठीक है, हम शांत हो जाएंगे। और ये कहीं ना कहीं बार बार जब, और ये मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग थोड़ा सा इस मुद्दे के जो विपक्षी है, मुझे उन लोगों की ये बात इतनी स्वीट लगती है कि ये लोग जब उनकी उंगलियां पत्थर के नीचे आती है ना, तो उनको तुरंत ये बात याद आ जाती है कि भाई सिर्फ एक मंदिर की बात हुई थी, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात करते हैं कि सिर्फ 3 मंदिर की बात हुई थी, है ना, और तो आप इतने ले लो। मेरे को लगता है कि वो डिबेट बहुत चली कि भाई कितने मंदिर लोगे आप, बिल्कुल, है ना। और यहाँ पे मैंने एक समाजवादी पार्टी के ही स्पोक्स पर्सन की डिबेट एक कहीं पे थोड़ी पुरानी हो गई होगी अब, क्योंकि वो देखी थी, तो उन्होंने कहा भाई कितने मंदिर लोगे आप, और वो शायद विष्णु शंकर जैन जी के साथ या उन्हीं के साथ हुआ था कि भाई कितने मंदिर लोगे। तो ये तभी सवाल आता है, ठीक है, जिनकी आस्था किसी में भी नहीं है, है ना। जैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि अगर इतनी ही आस्था आपकी अब खुल रही है तो बिल्कुल, हाँ, तो वो बोले नहीं है। तो मैं इस माध्यम से मैं वही सवाल कर रहा था कि अब जब मान लीजिए कि राम मंदिर मिल गया है, वो प्रारंभ हो चुका, और जैसे मैंने पहले सवाल में भी कि अब तो महाकुंभ भी हो गया, सरकारें भी साथ में है इसी और विकास के साथ, और कहीं ना कहीं कल्चरल विकास चल रहा है, तो आगे के वीएचपी के आगे आने वाले 10 सालों के प्लान क्या है, उसमें मैं एक कैविएट दे दूं आपको, ठीक है, लॉ लैंग्वेज में। संघ ने ये कहा कि संघ अब एक भी मंदिर, और थोड़े वो अग्रेसिव भी रहे सरसंघ चालक, और उन्होंने कहा कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग को ना ढूंढा जाए। सरकार अपने, क्योंकि ऐसे नंबर्स आए हैं 2024 में, तो सारी पार्टियों के साथ, क्योंकि उनको अपना एक संवैधानिक दायरा, आप मेरे से ज्यादा समझते हो, लोकसभा में राज्यसभा में बिल्स पास करने के लिए नंबर्स चाहिए, अपीजमेंट तो स्टार्ट नहीं हो गया है ना,
माइनॉरिटीज का। मैं ये एक मेरा फंडामेंटल क्वेश्चन है। और दूसरा मेरा ये सवाल है कि वीएचपी के क्या प्लान्स है, क्योंकि संघ ने बहुत क्लियरली बोल दिया कि इंडिविजुअल कैपेसिटी में आप जाते हो तो आप जाओ, ठीक है, कोई भी आगे के मंदिर आंदोलन में आप जुड़ो। वीएचपी ने कभी खुल के ये बात नहीं बोली है अभी तक, जो मुझे थोड़ी सी प्रसन्नता कर देती है एट द वेरी लीस्ट। तो आप मुझे बताइए कि वीएचपी के आगे के क्या प्लान्स है। देखिए, वीएचपी का फुल फॉर्म होता है विश्व हिंदू परिषद। जो भी चीज हिंदुओं से रिलेटेड होगी उस पर विश्व हिंदू परिषद अपने आप सामने आई। माननीय संचालक जी ने जो विषय कहा, जो आपने कोट करा, उन्होंने कहा कि कितने मस्जिदों में शिवलिंग डूबने की आवश्यकता नहीं डूबने चाहिए। हाँ, विश्व हिंदू परिषद का जब रिजोल्यूशन हुआ था, 3 मंदिरों की विश्व हिंदू परिषद ने मांग की, कृष्ण जन्मभूमि, ज्ञानवापी, रामचंद्र। यस, जो लोग बात कर रहे हैं कितने मंदिर लोग हैं, ये सवाल करते हैं, क्या उनसे सवाल ही पूछा जाए कि 3 मंदिर देती है पूरे? एक तो ले लिया, वो भी लड़के लिया, हाँ, वो भी न्यायालय से लड़के लिया, तो नहीं देने हैं। और आज तक जो बाबरी कर रहे थे वहां तो बाबरी बनी नहीं, लेकिन हाँ, बाबरी बंगाल में जरूर बना रहे थे ये। दूसरा कृष्ण जन्मभूमि और तीसरा ज्ञानवापी, दोनों मंदिर अभी तक सरकार नियंत्रण में है। अभी सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ये पहल भी हुई थी, न्यायालय के माध्यम से, कि इसके मीडिएशन हो जाए। हाँ, हिंदू पक्ष हमेशा मीडिएशन के लिए गया है, लेकिन मुसलमान पक्ष की तरफ से कोई मीडिएशन करने नहीं आया, बात करने नहीं आया। क्यों नहीं आया बात करने? हम तो बैठ के बात करने को तैयार थे, दे दीजिए, खत्म करिए विषय। लेकिन संभल का विषय हुआ, हाँ, कल्कि का मंदिर था। क्या किसी व्यक्ति को आप इस देश के अंदर में संविधान के अंतर्गत में क्या उसका कोर्ट में जाने, न्यायालय में जाने के लिए अपनी आस्था की मांग करने का क्या अधिकार छीन लेंगे? नहीं छीन सकते। वो जाएगा और वो गया, लेकिन क्या होता है, वहां पे नल के खुलने से आस्था आहत हो जाती है कई लोगों की, और वो पथराव करने पे आतुर हो जाते हैं। समाजवादी पार्टी 5-5 लाख रुपए दे देती है पथराव करने वालों को। अभी चार्जशीट जब जुडिशियल कमीशन रिपोर्ट, हाँ, अभी रिपोर्ट है, इट वाज ए प्री प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी। बिल्कुल राइट। तो मुझे लगता है कि इस देश के अंदर में मंदिर और मस्जिद, ये हम इसको एक सेक्युलरिज्म और अपीसमेंट की धारा में ना देखें। राइट, रिलीजन और धर्म दोनों बहुत अलग है। मेरा धर्म है, और मेरा धर्म तो ऐसा है कि जिसको न्यायालय ने भी डिफाइन करा, सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। किसी और मजहब को डिफाइन किया हो तो बता दीजिए, नहीं करा। आज हिंदू मेजॉरिटी में है, इसलिए देश की धर्मनिरपेक्षता है, क्योंकि आप भारत के संविधान के चैप्टर 3 में पढ़ेंगे, जब फंडामेंटल राइट्स दे रखे, राम राज्य दे रखा है, वो इसलिए दे रखा है क्योंकि हम मेजॉरिटी में है। लेकिन जहां हिंदू माइनॉरिटी में 11 राज्यों में हुए हैं, क्या वहां पे उनको माइनॉरिटी का दर्जा दिया है नेशनल कमीशन माइनॉरिटी एक्ट के अकॉर्डिंग? नहीं दिया ना। एनसीएम तो कहता है सेक्शन 2 के अकॉर्डिंग कि या तो जियोलॉजिकली या फिर लिंग्विस्टिकली अगर आप कम होते हैं तो आपको देंगे। असम में क्यों नहीं दिया? कई जगहों पे, बंगाल के अंदर में कई जिलों में क्यों नहीं दिया? नॉर्थ 24 साउथ 24 परिगण के अंदर में। किसी और के धर्म स्थान, मंदिर के अलावा सरकार पैसा लेती है? सरकार कहती है, वो मस्जिद और चर्च ही कहते हैं कि इट्स आवर पर्सनल वे, आप नहीं ले सकते, हमारा पर्सनल अधिकार है। तो मंदिरों का अधिकार किसने दे दिया सरकार को? जब आप लॉ पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है गॉड इज ए सेपरेट एंटिटी। राइट, जुडिशियल पर्सपेक्टिव। राम जन्मभूमि में राम जी जो थे वो पार्टी बने थे, कृष्ण जन्मभूमि में कृष्ण जी पार्टी बने हुए, क्यों बने हुए? सेपरेट एंटिटी। और उनका मैनेजमेंट का अधिकार जो है वो उनके मैनेजमेंट करने वालों, जो कि उनके पुरोहित है या प्रीस्ट है, उनको दिया हुआ है, विद लिमिटेशन की वो भी उसको सेल आउट नहीं कर सकते। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी केस के अंदर में वापिस से मंदिर का अधिकार उन्हीं की फैमिली को दिया है मैनेजमेंट के लिए। तो विश्व हिंदू परिषद ही मांग करा, और अभी हालांकि वापिस से विश्व हिंदू परिषद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आलोक जी ने इस बात को रखा है कि सारे मंदिरों को सरकार के नियंत्रण से मुक्त करा जाए। राइट, तो ये आपका नेक्स्ट? हाँ, बिल्कुल, बहुत वोकल है हम इस बात पे कि जिस तरह से मंदिरों का अधिकार 245 करोड़ अभी टीवी के सरकार ने मंदिरों के प्रोजेक्ट जो पैसे यूज होते थे कमर्शियल पार्टीज को देते थे, वो कैंसिल में। मैं आपको एक बात याद दिला दूं, कोविड में इन लोगों ने कहा कि हमारे पास, और तब स्टेट वर्सेस सेंटर का थोड़ा सा वो बजटरी एलोकेशन एक्सेट्रा, सेंटर हालांकि हर 10 तारीख को या हर 11 तारीख को, मुझे तारीख का याद नहीं है, लेकिन उन दोनों में से कोई एक तारीख को जीएसटी का फंड लौटाता है, ठीक है, 10 तारीख को ही 99%, एंड इवन बीइंग अ नेशनल हॉलीडे, ऐसा भी संडे भी आता है तो भी उसी दिन क्रेडिट हो जाता है स्टेट के अकाउंट में। लेकिन उन्होंने कोविड के टाइम पे, तमिलनाडु में स्टालिन की सरकार थी, और उन्होंने 3 मंदिरों से मेरे ख्याल से 2 टन सोना निकलवाया, ठीक है, ये कहते हुए कि हमारे पास पैसे नहीं है और इसको बेचा जाए। अब वो ठीक है, बेचना मतलब उन्होंने सेंटर को दिया, सेंटर से लिया, ये किया वो किया, बट इट इज ट्रांसलेटेड इनटू सेक्युलर फंड्स आउट ऑफ द हिंदू फंड्स, ठीक है, हमारे दान का पैसा, उसको मैं तो चोरी ही बोलता हूँ, ठीक है, लेकिन चलो अब सेक्युलर
इंटेलेक्चुअल्स का एक अलग गणित होगा, लेकिन वही है जो आप जैसा कह रहे थे कि वो हर बार देर आर स्पेसिफिक स्टेट्स, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट द सदर्न स्टेट्स, बट देर आर स्पेसिफिक स्टेट्स जहाँ पे हमने फिराद हकीम को भी कल्चरल मिनिस्टर होते हुए देखा है ना। तो वो एक बात नहीं है। हमारे यहाँ पे भी दिल्ली में भी हनुमान जी के मंदिर का जो इश्यूज हुआ एंड ऑल, ठीक है, वो हमने सब देखा है। पर हाँ, जब ये फ्रीडम की बात आती है ना, तो मैं ये याद मेरे को इसलिए आया, संविधान में, आप मेरे से ज्यादा जानकार है पर आप मेरा थोड़ा सा ज्ञानवर्धन कीजिएगा अगर मैं कहीं पे चूक रहा हूं तो, संविधान एक ही मुद्दे पे सरकार को ये अथॉरिटी देता है मंदिर टेक ओवर करने का, और वो है मिसमैनेजमेंट ऑफ फंड्स। तभी जाके आप सरकार मंदिर में घुस सकती है। मान लीजिए कि अभी कोई, मैं और आप मिलके अगर कोई एक सेपरेट मंदिर बनाए, तो तब तक सरकार हमारे मंदिर को इंटरवीन नहीं कर पाती है जब तक कोई इंटरनल पार्टी उनको कंप्लेन करके बोले कि देयर इज अ मिसमैनेजमेंट ऑफ फंड्स, तब तक सरकार अंदर नहीं आ पाएगी। क्या ये एक, जो मैं सिर्फ एक क्वेश्चन कर रहा हूं, क्या ये एक ऐसा क्रॉस रोड राम मंदिर में एस्टेब्लिश किया गया या हुआ, फॉर एग्जाम्पल, चलिए हुआ रखते हैं इसको, लेकिन क्या एक ऐसा क्रॉस रोड अब हो गया कि राम मंदिर अब तक जो सरकार के कंट्रोल में नहीं था, अब क्योंकि मिसमैनेजमेंट ऑफ फंड्स का बात आया है तो सरकार इसको कंट्रोल करना स्टार्ट करे? देखिए, इसको लीगल पर्सपेक्टिव से समझते हैं। उसका 2019 में जो जजमेंट आया था, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सरकार को कहा गया था वहाँ ट्रस्ट बनाने का, दैट इज अ प्राइवेट ट्रस्ट, नॉट ए पब्लिक ट्रस्ट। हाँ, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट प्राइवेट ट्रस्ट, वो प्राइवेट ट्रस्ट कभी भी आरटीआई के कटघरे में नहीं आता। नहीं, यहाँ पे मिसमैनेजमेंट होता है या लूपहोल्स होते हैं तो ट्रस्ट का एक अधिकारी नियुक्त किया गया, वो ट्रस्ट ने नियुक्त किया, सरकारी ट्रस्ट ने, ट्रस्ट का मेंबर है जो उसकी सुपरविजन के लिए देखते हैं, वो नियुक्त हो चुके हैं। राइट। तो इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट विल नॉट प्ले रोल इन दिस पिक्चर, रीजन बीइंग द ट्रस्ट हैज बीन क्रिएटेड बाय द वर्डिक्ट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। राइट। और वो एक प्राइवेट ट्रस्ट है। लेकिन कुछ ऐसे मंदिर हैं जहाँ पे पब्लिक ट्रस्ट चलते हैं, और वह HRCE डिपार्टमेंट, जो कि हिंदू राइट्स चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट के अंदर में वो अंतर्गत में आते हैं। राइट। वो केसेस अलग है। राम मंदिर सिर्फ एक ऐसा मंदिर है, जब आप RTI एक्ट पढ़ेंगे तो उस RTI एक्ट के अंदर में उसकी जो अथॉरिटी है, प्राइवेट ट्रस्ट RTI में नहीं आता, उसमें ये लिखा है गवर्नमेंट ने या तो रुपए नहीं दियो किसी भी तरीके से, गवर्नमेंट हैज नॉट एडेड, इसमें नहीं एड करा, गवर्नमेंट हैज नॉट गिवन एनी लैंड, राम मंदिर में सरकार की तरफ से कोई लैंड नहीं मिला है, बढ़िया, इसलिए वहां का जो ट्रस्ट है प्राइवेट ट्रस्ट है। इसीलिए इसका सिमिलर केस नहीं है उन मंदिरों से जहां पर गवर्नमेंट का HRCE के थ्रू इन्वॉल्वमेंट है। मतलब अब भी नहीं होगा? प्राइवेट ट्रस्ट है ना, उसकी नेचर कैसे चेंज? मान लीजिए कि मिसमैनेजमेंट प्रूव हो चुका तो भी? मिसमैनेजमेंट अभी प्रूफ कहाँ हो? नहीं, अगर प्रूव होता है, मान लीजिए मिसमैनेजमेंट तो रूल है ना, ट्रस्ट डीड है। हाँ। So basically what happens is there is a trust between Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust and government, ठीक है, उनके बीच में एक ट्रस्ट डीड बनी, उस ट्रस्ट डीड के कई सारे नॉर्म्स है। राइट। उस नॉर्म्स के अंदर में अगर कुछ मिसमैनेजमेंट होता है, किसी तरह का लूप होल होता है, तो उसमें ट्रस्ट की जो पावर्स, जो कि ट्रस्ट उसी को यूटिलाइज करेगा। इन्वॉल्वमेंट ऑफ गवर्नमेंट इनटू द पिक्चर बिकॉज ऑफ द मिसमैनेजमेंट इज नॉट ए पार्ट इन राम जन्मभूमि टेम्पल। अच्छा, हाँ, वहां पे उसको देखा जाएगा, ट्रस्ट को देखना पड़ेगा कि लूपहोल्स क्या है, मिसमैनेजमेट कैसे। ऐसे हमारे कितने राम जन्मभूमि इज द ओनली टेम्पल विद, अच्छा, इट्स ओनली टेम्पल, सब पब्लिक ट्रस्ट पे। एक प्राइवेट ट्रस्ट का मंदिर है जो 2019 के सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट से प्राइवेट ट्रस्ट। तो अभी हमारे पास मान लीजिए पूरे भारतवर्ष में जितने भी मंदिर है, आइदर दे आर कमिंग अंडर HRC, सारे स्टेट का कई सारे देवस्थान विभाग के अंदर में। हाँ हाँ, ठीक है, HRC ही बना हुआ है, हिंदू रजिस्टर्ड चैरिटेबल एंडोमेंट, उसके अंतर्गत में वो मंदिर आते हैं, बोर्ड बनता है, उस बोर्ड के मेंबर्स। तो ये लड़ाई, अगर मान लीजिए कि मतलब नॉट लड़ाई बट ये जो फ्रिक्शन है बिटवीन हमारे भगवान या हमारा मंदिर या जो भी इसको आप जैसे भी इसको मान लिए जाए, वर्सेस द गवर्नमेंट है अगर ये, ठीक है, तो ये लड़ाई आपको क्या लगता है कितनी बड़ी है फ्रीडम ऑफ टेम्पल्स वाली? ये बहुत बड़ी लड़ाई है। मैं आपको इसके पीछे कुछ उदाहरण देता हूँ, और जस्ट वन, मैं उदाहरण से ही आप अपना जवाब प्रारंभ कीजिएगा, लेकिन क्या लगता है आपको टैंजिबल रिजल्ट्स कब तक आ पाएंगे हमारे आपके? हाँ, आने लगे हैं। देखिए क्या है, सुप्रीम कोर्ट के कई ऑर्डर्स हैं, रीजनल जो स्टेट हाई कोर्ट से उनके ऑर्डर्स हैं, ठीक है, लॉ बहुत स्पेसिफिक है, कई जजमेंट्स और कई एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जो कि अब उन जजमेंट्स को इम्प्लीमेंट करने की ओर बढ़ते जा रहे हैं। राइट। और यही मार्ग विश्व हिंदू परिषद लेके चलता है। मैं आपके पीछे कुछ इंस्टेंस बताता हूँ। कार्तिकेय दीपम का केस अभी आपको पता होगा, राइट? कार्तिकेय दीपम का केस क्या है?
वहाँ पर एक फेस्टिवल जैसा होता है तमिल के अंदर में, और उस कल्चर के अंदर में, सदर्न कल्चर में, वहाँ पर एक दीप जलाया जाता है जिसको दीपोत्थान पे, हाँ राइट। राइट। जब कार्तिकेय दीपोत्थान का मैटर उठा, जस्टिस जी आर स्वामीनाथन की बेंच में गया, तो हिंदुओं ने ये मांग करी कि हमारा जो दीपोत्थान है, जो एरिया है, हम वहाँ पे दीप जलाना चाहते हैं, राइट। इन द नेम ऑफ लॉर्ड मुरुगन। हाँ ठीक है, तो मैटर उठा तो वहां पे सर्वे हुआ तो वक्फ भी आ गया, क्योंकि हर बार जब भी हिंदू अपनी मांग करता है, वक्फ की एंट्री अपना आप होती है, राइट। आज आप इस by पोजीशन, deed. हाँ, इस पोजीशन को मांग करेंगे ये मेरी है, तो वक्फ बोलेगा नहीं ये मेरी है, हाँ। ठीक है, वो वक्फ आएगा ही आएगा। हाँ तो वक्फ ने बोला नहीं, ये तो हमारा इस एरिया है। हाँ। हाँ, सर्वे हुआ, सर्वे में पता चला जहाँ हिंदू मांग कर रहा है वो हिंदू का ही लैंड है। बिल्कुल। प्रीवी काउंसिल के जजमेंट से लेकर अभी तक के जजमेंट में स्टैब्लिश पिक्चर थी। जस्टिस जी आर स्वामीनाथन ने ऑर्डर दिया और कहा कि हिंदुओं को वहां दीप जलाने का अधिकार है, हिंदू जाएगा और दीप जलाएगा। गवर्नमेंट जो एचआरसीई के थ्रू वहां पर मंदिरों का नियंत्रण करती है, उन्होंने हिंदुओं को दीप जलाने नहीं दिया। उस दिन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ सिचुएशन अराइज हुई, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अराइज हुई, राइट। कंटेम्प्ट लेना पड़ा कोर्ट को। ठीक है, बाद में सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, ऑर्डर के अगेंस्ट कौन जा रहा है? वक्फ नहीं गया, हाँ, स्टेट ये मुसलमान नहीं गया, हाँ, ये गया हिंदू आरसी, हिंदू रिलीजियस अच्छा एचआरसी, हाँ, मतलब सरकार जिसको नियंत्रण दे रखा है, वो ही हिंदू अपना अधिकार मांग रहा है, उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट अपील करने जा रहा है, और अभी भी कंटेम्प्ट सुप्रीम कोर्ट में फाइल करा गया है, राइट। तो कार्तिकेय दीपम, सबरीमाला से सोना चोरी हो जाता है, लेकिन वहां की सरकार चोरती रहती है और एसआईटी घटित होती है, वहां के लोग नहीं घटित करते, वो सरकार घटित नहीं करती, कोर्ट के आदेश से घटित होती है। तिरुपति में आपको प्रसाद के अंदर में बीफ खिला दिया जाता है, राइट। सो देयर एम्पल ऑफ एग्जांपल। पर मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे आपने सबरीमाला का बात बोला एग्जाम्पल, और ये मेरे ख्याल से ये जो उस मंदिर में महिलाओं के एंट्री को तो लेके बहुत लंबा, हाँ, वो एक अलग इशू हो गया। ये चोरी वाला अभी आया थोड़े दिन पहले, तमिलनाडु का ये बात है। जबकि तिरुपति में मेरे को लगता है सरकार ने इनफ उस पे स्टेप्स लिए, एंड कहीं ना कहीं पवन कल्याण जी उस जो रिपेरेशन, जो मैं पहले से ही जो मेरा पॉइंट था कि इसको ठीक करने के लिए जो काम सरकार करती है, उसमें पवन कल्याण जी का मेन रोल रहा, ठीक है। और वो मुद्दा धीरे धीरे उन्होंने उसको, तब वो सनातन बोर्ड की भी बनाने की बात आई, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो काम उस पर ठीक हुआ। मैं ये कह रहा हूँ कि जब वहाँ के लोग, और ये मैं अक्रॉस इंडिया बोल रहा हूँ, जब वहाँ के लोग ये देखते हैं कि हमारे बाजू वाले स्टेट में हमारे भगवान के साथ क्या हुआ, और अब वहाँ की सरकारें उस पर क्या काम कर रही है, चाहे वो वीएचपी हो, चाहे वो संघ हो, चाहे वो सरकार हो भारतीय जनता पार्टी की, जो वहाँ नहीं है, पर मान लीजिए कि वहाँ पे उनको बनानी है सरकार, ये मुद्दा लोगों के पास लेके कैसे नहीं पहुंच पा रही? क्या लगता है आपको? क्या, कौन सा मुद्दा? ये सारे मुद्दे, जैसे दीपम, जो पूरा ये जो हुआ था मुरुगन के जी के दीपम का, तो एग्जैक्टली इलेक्शन इशू बना, ठीक है, लेकिन देश में कोई सा भी इशू इलेक्शन इशू बनेगा नहीं, चुनाव के आसपास हमने, क्योंकि मैं आपके प्रोफाइल से स्टार्ट करना, चुनाव रहते हैं तो नहीं, जैसे अच्छा नहीं, वो सही बात है आपका कि हम हमेशा इलेक्शन मोड में रहते हैं, लेकिन मैंने इसीलिए सवाल जो आपसे स्टार्ट किया, वो स्टार्ट यूपी से इसीलिए किया क्योंकि यूपी में अभी के लिए एक्टिव पॉलिटिकल सिनेरियो है वहां पे, है ना, तो और वहां पे चोरी का बात है। तो ये जो दीपम का मुद्दा था, वो मेरे ख्याल से चुनाव के 6 महीने पहले आया सबसे पहली बार, और फिर भी उसका ट्रांसलेशन इतना भी ना होना कि भारतीय जनता पार्टी, मान लीजिए अगर इट वॉज द ओनली पार्टी या द ओनली पीपल, तब अन्नामलाई थे एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एआईडीएमके ने भी ऑब्वियसली गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जाके काम किया होगा, या एचआरसी के, उनका स्टैंड तो अगेंस्ट द गवर्नमेंट ही रहा होगा विपक्ष के नाते। तो वोट में ट्रांसलेट क्यों नहीं हो रहे हैं ऐसे मुद्दे, जहां पे क्या वो लोग काशी तमिल संगमम तो कर लेते हैं हम, तो तमिलनाडु से टेंजिबल लोग वहां पे जा रहे हैं, तमिलनाडु में ऐसा नैरेटिव बन पा रहा है कि नहीं पा रहा है? आप क्या सोच रहे हो? क्योंकि कर्नाटका में, बस मैं एक ही एग्जांपल, क्योंकि वो जो मंदिर में खुदाई हो गई भाई इतनी ज्यादा, है ना, तो वो भी मुद्दा हुआ, लेकिन कर्नाटका की सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि चुनाव नहीं थे आसपास में। तो इसमें तो थे। देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट हमें समझनी चाहिए कि धर्म और राजनीति को एक साथ नहीं जोड़ना चाहिए। धर्म राजनीति के बगैर भी है, और राजनीति धर्म पे होती है, धर्म से राजनीति भी। जी, ठीक है।
ये जितने विषय चलते हैं हम उनकी ज्योग्राफिकल कंडीशन जब आप समझेंगे, उन ज्योग्राफिकल कंडीशंस की वजह से और उन वहाँ की पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज की वजह से विषयों का बढ़ना या कम होना तय होगा, राइट। आज यूपी में चुनाव है, हाँ यूपी में अखिलेश यादव को राम जन्मभूमि तो याद आ गई, बिल्कुल। लेकिन सलार मसूद गजा में 10 साल का ऑडिट याद नहीं आ रहा जो वहां पे कहा गया है, हो रहा ना। उनको जौहर यूनिवर्सिटी के समय पे याद नहीं आया, पुलिस थाने में मस्जिद बना दी गई वो याद नहीं आया, तो वो ही हुआ। ऐसे जब आप कर्नाटका जाएंगे तो कर्नाटक के अंदर में 4% अपीसमेंट के लिए रिजर्वेशन दे दिया गया था पब्लिक टेंडर्स के अंदर में कर्नाटका गवर्नमेंट ने, डिस्पाइट हैविंग द रिजर्वेशन मुस्लिम के आधार पर। दिया क्या नहीं दिया क्या? हाँ महिलाओं के आरक्षण की बात आती है तो वो तो कोई रीजनल इशू नहीं है रीजनल इशू। महिला के आरक्षण है और पार्लियामेंट में महिला वुमेन रिजर्वेशन होना चाहिए, महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए। मुझे लगता है रीजनल इशू नहीं, नेशनल इशू। लेकिन उसमें समाजवादी पार्टी को लगता है कि मुसलमान महिलाओं को आप कितने आरक्षण दोगे, हाँ करा बाटा, हाँ वो अलग लेके जा रहे हैं। हाँ राइट। कर्नाटका तमिलनाडु क्या बात चल जाएगी, तमिलनाडु के अंदर में लगातार तरीके से जो वहां की गवर्नमेंट्स रही है, जो वहां की पॉलिटिक्स रही है, वो द्रविडियन आइडियोलॉजीज के अकॉर्डिंग चलती आई है। और वहां पर द्रविडियन आइडियोलॉजी भी नहीं कहूंगा मैं, पेरियार आइडियोलॉजी उसको कहता हूँ। जब पेरियार कहता है कि हमें ब्राह्मणों को जला देना चाहिए, हाँ राइट, हाँ वो बिल्कुल। पेरियार कहता है कि जिस तरह से गीता का अपमान करा था, उस आइडियोलॉजी पे वो चलते हैं। तो वहां क्या होता है, वहां के मंदिरों को तोड़ा जाता है, स्टालिन खड़े होते हैं, वहां पे बोला जाता है इरेडिकेशन ऑफ सनातन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ पीवी के, जब विधानसभा में होती है, स्टालिन खड़े होके बोलता है इरेडिकेशन ऑफ सनातन। कांग्रेस पार्टी उस बात को सपोर्ट करती है, टीवीके का एमएलए उस बात को सपोर्ट करता है, वहां कितने मंदिर तोड़े जाते हैं, मुरुगन के मंदिर तोड़ दिए जाते हैं, और इसी तरह बंगाल के अंदर में भी तोड़े गए थे। मुझे लगता है कि बहुत लंबा समय हुआ है अंश, लंबा समय ऐसे हुआ है कि इस देश की आजादी से लेकर और 2026 तक लगातार तरीके से आपके दिमाग में, जहन में और आपकी सोच में बात डाल दी गई है। आप सेक्युलर तभी कहलाएंगे जब आप किसी माइनॉरिटी कहने वाले जो सो कॉल्ड माइनॉरिटी मेजोरिटी में हो चुके हैं, उनकी बात को मानेंगे। आपके मंदिर तोड़ के मस्जिद बना दी गई, लेकिन आपको आपके मंदिरों का अधिकार नहीं दिया गया, और आप वो बेशर्मी से हमसे पूछते कि कितने मंदिर मांगोगे आप? हाँ, कितने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंदर कौन लेके आया उस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को? एक हिंदू अगर किसी मुसलमान को मार देता है तो कम्युनल वायलेंस बिल के अंदर आ जाएगा, लेकिन मुसलमान हिंदू को मार देगा तो नहीं आएगा। हाँ। पहलगाम के अंदर में 26 जनों को धर्म देख के मार दिया जाता है तो लोग खड़े होकर बोलते हैं हमें पाकिस्तान से बातचीत कर लेनी चाहिए, आतंकवादी के पास इतना समय नहीं है। वो संघ ने नहीं बोला, किसने? संघ में तो नंबर 1 नंबर 2 दोनों ने बोला कि बात कर लो पाकिस्तान से। क्या बोला? ऑपरेशन सिंदूर को क्वेश्चन किया? नहीं, ऑपरेशन सिंदूर को क्वेश्चन नहीं किया, पर उन्होंने बात करने की बात। ऑपरेशन सिंदूर नहीं, दे डिड तो बात तो बहुत पहले से करते आ रहे। हमने कहा टेररिज्म पे बात नहीं होगी, संघ ने कहा टेररिज्म पे बात होनी चाहिए। नहीं, पर बात होनी चाहिए ऐसा। कैन देयर बी एनी डायलॉग अदर देन द टेररिज्म? क्या आप इस बात को एक्सेप्ट करते हैं नहीं करते? सरकार ये कह रही थी। हाँ, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जब, अच्छा, जो बात करने का मुद्दा है, एंड लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, ठीक है, कि और उसमें मेरा थोड़ा पर्सनल, और मेरे को लगता है कि हमारी चैनल भी उसको उसी के साथ जोड़ना पसंद करेंगी। लेकिन 85 में जहाँ से हमने स्टार्ट किया कि भाई एक बात करके यहाँ के ठीक है माइनॉरिटी पक्ष से बात करके हमने मैटर सुलझाने का बात बोल, जो मुझे लास्ट में याद है 2016-17 में भी सुप्रीम कोर्ट ने 3 लोगों की कमेटी बनाने का जो निर्णय लिया था, जिसमें रामदेव बाबा और अपने ये आर्ट ऑफ लिविंग वाले जो श्री रविशंकर जी को 2 थे और कोई एक और नाम थे, ठीक है। तो उन लोगों की बात बोली कि आप लोग मीडिएटर हो जाओ। बात हम यहाँ वाले, मैं एज अ कम्युनिटी ये सोचने का प्रयास कर रहा हूँ कि क्या ऐसे लोगों से एज अ कम्युनिटी ही बात हो सकती है कि नहीं? क्या वो लोग कभी भी नेगोशिएटिंग टेबल पे आके कुछ भी, मुस्लिम्स चलो स्पेसिफिक, आपको बताया इतनी बार हिंदू, तो मैं वही कह रहा हूं, तो हम कितने साल, नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूं आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हो, नहीं, मैं सवाल कर रहा हूं, नहीं आएंगे क्या? हाँ, वो लोग आएंगे नहीं तो हम कितने सालों तक उन लोगों को बुलाने का प्रयास करेंगे, ये बताइए। कौन बुला रहा है? तो संघ ने तो बोला, क्या बोला? कि बात करते हैं, और जैसे आप भी कह रहे हो कि टेररिज्म के अलावा कोई बात नहीं। ये बोला हाँ कि हमारे को हर संघचालक जी का जो बयान कोट कर रहे हैं, कि हमारे को दत्तात्रेय उजबुल्ले जी ने भी बोला शिवलिंग नहीं ढूंढना चाहिए। हाँ, ये बोला ना? नहीं, मैं अभी का उनके बयान का बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान से बात करो। उनका पाकिस्तान से तो बात वैसे भी हो रही ना, कहाँ नहीं हो रही है? इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर बात चली हो तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर में भी मैटर क्या हुआ है? आपकी बात हो रही है नहीं, बायलैटरल बात कर रहे हैं, संघ ने बोला टेररिज्म पे बात करो, करते हैं बात, आइए पाकिस्तान एक्सेप्ट कर ले। कहाँ नहीं हो रही है बात? करे तो सही बात टेररिज्म पे। वो तो ये कह रहा है कि कश्मीर वॉज इलीगली ऑक्यूपाइड बाय इंडिया। तो हम उनको नेगोशिएटिंग टेबल पे बुलाने के कोई नेगोशिएट,
आतंकवाद नेगोशिएट होता है क्या कभी? मैं भी वही कह रहा हूं कि वो तो हो ही नहीं पाएगा। हाँ, क्योंकि वो लोग करेंगे ही नहीं। अभी आप जैसे देखिए 3 दिन पहले या 4 दिन पहले 6 अगस्त को या 5 अगस्त को जब हसीना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, हाँ। ठीक है, तो उसके बेटे ने बोला कि द नेक्स्ट वेव ऑफ टेररिज्म विल इन इंडिया विल कम फ्रॉम बांग्लादेश। Exactly. ठीक है, बांग्लादेश इज अ न्यू पाकिस्तान फॉर इंडिया एंड इंडिया शुड बी कंसर्न। जब हमें ऐसे ऐसे, इतिहास में भी यही रहा है, जब हमें ऐसे ऐसे इस सरकार के आने के बाद इतनी स्ट्रॉन्गर एंटी टेररिज्म पॉलिसीज बनने के बाद भी उरी हुआ, बाद में पुलवामा हुआ, बाद में पहलगाम हुआ एंड मेनी, अभी 2 दिन पहले भी वापस, 3 दिन पहले भी वापस यही सीन। सो मैं ये कह रहा हूँ, दिल्ली में भी ब्लास्ट हुआ। मैं ये कह रहा हूं कि उन लोगों से जब बात नहीं हो सकती है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे, टेररिज्म पे, तो वो चैनल को एक्टिव रख के या दिमाग में कुछ ऐसा सीन रख के कि यार चलो कभी ना कभी तो बात हो ही जाएगी, नहीं करनी ना बात। जैसा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा, ठीक है, कि टॉक्स एंड टेरर वोंट गो टुगेदर। ठीक है, ये एक सिंपल लॉजिक मान के जब तक आप एक्टिव टेररिज्म बंद नहीं करते हो, ठीक है, तब तक आप जिनकी मम्मी को यहाँ पे शरण दे के बैठे हो, उनका बेटा बोल रहा है कि नेक्स्ट वेव टेररिज्म यहाँ से आ जाएगा, वहां से नहीं लाने दोगे तो। मैं तो ये मतलब इसको सब लोगों को, मेरे को लगता है फॉरेन डिप्लोमेसी को भी इसको इसी तरीके से लेना चाहिए कि बोल रहे भाई आपने एक दरवाजा बंद कर दिया, दूसरे दरवाजे कितने खुले हैं वो आप खुद देख लो। मेरा सवाल इसमें यह है कि हम इतने आफ्टर अ वाइल, एक तो सिविलाइजेशनल एमनीशिया है अक्रॉस हिंदूज, ठीक है, अक्रॉस हिंदूज, जो मेरे को लगता है कि जीव में नहीं है, ठीक है, इसीलिए इजराइल टिका हुआ है, ठीक है, पर हम लोगों का जो सिविलाइजेशनल एमनीशिया है उसको तो डाइल्यूट करता जा रहा है संघ। या ऐसा नहीं लगता आपको? भाई बात नहीं करनी तो नहीं करनी। देखिए मुझे ऐसा लगता है संघ एक नेशनल पर्सपेक्टिव पे अपनी बात को रखता है, राइट, और नेशन इंटरेस्ट शुड बी द प्रायर इंटरेस्ट, राइट, राष्ट्रीय सर्वोपरि। हाँ, संघ में एक बात हमें सिखाई जाती है हमेशा से। जब मैं संघ में प्रथम में गया था कि हम दिन 4 रहे न रहे, भारत माँ तेरा वैभव अमर रहे, राइट। लेकिन अगर संगठन ने और संघ ने इस बात को सोचा है कि देयर कुड बी अ डायलॉग, ठीक है, और डायलॉग ऑन टर्म्स ऑफ व्हाट, टीएनसी क्या होंगी, कि सरकार अपनी किस शर्तों पे डायलॉग करती है। सरकार ने तो, भारत सरकार ने भी डायलॉग की बात करी थी, वी आर रेडी टू टॉक, पर हम आतंकवाद पे बात करेंगे, राइट। ये सरकार ने कहा था कि वी स्पीक ऑन टेररिज्म, वी सिट ऑन टेबल एंड टॉक अबाउट टेररिज्म। तो डायलॉग तो हमेशा से रहा है, डायलॉग इज अ पार्ट ऑफ डिप्लोमेसी। लेकिन हम हमारी टर्म्स एंड कंडीशन पे बात करेंगे। इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर हमारे, आप संघ की बात कर रहे हैं, मणिशंकर अय्यर, ठीक है, उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी पे क्या कहा, कांग्रेस सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर पे क्या कहा, राइट, ये इन लोगों ने एविडेंसेस मांगे थे सर्जिकल स्ट्राइक के, राइट, और इन्हीं की सरकार के टेन्योर में 26/11 हो जाता है। तो ये बुक एक्सपोज करने से आरएसएस की कॉन्स्पिरेसी है। वो दिग्विजय सिंह जिनका सैफरन टेररिज्म, कोइन पी चिदम्बरम, वो मालेगांव ब्लास्ट में खत्म होता है वर्डिक्ट के अंदर में साधी प्रज्ञा के और लेफ्टिनेंट कलर कुरोइट पे, तो वो बोलते हैं कि ये न्याय नहीं हुआ है, इट्स नॉट अ वर्डिक्ट, इट्स अ जजमेंट, राइट। तो मुझे लगता है कि वी शुड नॉट correlate and mix the two thinking. Right. There is one very simple thinking which is a national interest. If the national interest can be achieved with a dialogue on the terrorism, to counter the terrorism, every nation accepts it. Right. और संघ वो भी कहता है। हाँ, मैं ऑब्वियसली दोनों को, विपक्ष, मैंने पहले भी वो राम मंदिर चोरी पे भी वही कहा कि मैं उनके हो सकता है कि सिर्फ वर्ड्स सेम है, क्योंकि मीडिएशन या टॉक्स को तो टॉक्स ही बोलेंगे, ठीक है, बट टर्म्स एंड कंडीशंस दोनों की कंप्लीटली ऑपोजिट है। मैं उस बात को मानता हूं, ठीक है, पर मैं ये कह रहा हूं कि ठीक है, ये नेक्स्ट पॉइंट पे भी आ जाता है कि तो फिर नैरेटिव ऐसा क्यों जा रहा है कि जो 117 लोगों ने, जिन्होंने चिट्ठी लिखी थी मोदी जी को मीडिएशन के लिए, कि भाई मतलब बैक चैनल टॉक्स के लिए या बायलैटरल टॉक्स के लिए या जो भी, ठीक है, उन्होंने जो भी लिखा था उसमें एकदम उसी समय पे यार मतलब इतना कैसे नैरेटिव बनाने में लूपहोल्स होने होते हैं। नहीं, अमितोष भैया, की उसी टाइम पे ऐसे बयान क्यों आने? मैं ये कह रहा हूं आप बयान दो, लेकिन एक हफ्ता आप इस मुद्दे को मेन स्ट्रीम मीडिया पे, सोशल मीडिया पे चर्चा तो होने दो कि विपक्ष ये बोल रहा है। अब उनके पास सेम टू सेम ये बात करने को है। मान लीजिए कि
आप जैसे स्पोक्स पर्सन या जो इंटेलेक्चुअल है रियल, मैं हिंदू इंटेलेक्चुअल्स की बात कर रहा हूँ, रियल इंटेलेक्चुअल्स की, ठीक है, जो हो सकता है कि शायद इस चीज को कंटेक्स्ट के माध्यम से डिफेंड करने हो, ठीक है, कि नहीं नहीं भाई आप सिर्फ पूरा 2 मिनट का बाइट सुन लो, आपको समझ में आ जाएगा, आप सिर्फ इतना मत सुनो कि बात की बात बोली, ठीक है। आप देखो तो कि उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशंस क्या रखे, उन्होंने अखंड भारत की बात की या पूरे हिंदू राष्ट्र की बात की, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी उन्होंने कंटेक्स्ट दिया, उस कंटेक्स्ट को 2 मिनट में समझ में आ जाए तो पर सरसंचालक का कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट या संघ का कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट या फॉर दैट मैटर वीएचपी, ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि नैरेटिव का मुद्दा हमेशा ऐसा पुअर लाइंस पे क्यों हो जाता है? क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी में है नैरेटिव बिल्ड करने में और उसको काउंटर करने में। जो व्यक्ति कह रहा है, अभी आपने अपनी बात में जवाब दिया उसका, किसी ने कोई बात कही, अगर मैं उसका कोई पार्ट लेके अपने एम्स एंड कंप्राइसेस से उसको फ्लोट करता हूँ या समझता हूँ या सुनता हूँ और वहीं पर ही अपने रिजल्ट्स को चैनलाइज करता हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं वो तो नहीं बल्कि मैं नैरेटिव बना रहा हूँ। राइट, आपके सामने करंट एग्जाम्पल है, कॉकरोच जो टर्म था, मैं आने वाला था, the word has been twisted, right, by the Supreme Court judgment, yes, by the Cockroach Janata Party, the Supreme Court judgment, Honorable Chief Justice of India. वो कॉकरोच वर्ड को जिस तरह से ट्विस्ट करा गया, उसी अभी बुलेट को भी ट्विस्ट करा गया मोइना मित्रा वाले स्टेटमेंट के अंदर, राइट। तो आप किस तरह से वर्ड्स को ट्विस्ट करो, ये वही लोग थे जिन्होंने कहा था कि कोर्ट ने कह दिया, सुप्रीम कोर्ट में एक न्यूज चली थी, सब सीजेपी चलता, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमारे पास फालतू समय नहीं है इस बात का, राइट। जगह 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 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को आके कहना पड़ा कि हमारे सामने कोई फॉर्मल पिटीशन ही नहीं है पुलिस को लेके, क्या सुनेंगे, ठीक है। लगातार तरीके से कहा कि नहीं बीजेपी आरएसएस के वो लोग वहां चले गए, उन्होंने पिटीशन फाइल कर दी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वी हैव ऑर्डर्ड कि दोनों तरफ से इंक्वायरी होनी चाहिए, फेयर इंक्वायरी, वायलेंस करी उसने, और अगर गोली चली है तो क्यों, दोनों तरफ की इंक्वायरी। पर क्या है, हम बहुत ईगर हैं, हम बहुत जल्दी में हैं, हम सब चीजें अभी एक्सेप्ट करना चाहते हैं और अभी इसको डिसाइड करना चाहते हैं। हम पूरी बात और कॉन्टेक्स्ट को समझने से पहले हमारे विंस एंड कंप्राइसेस से अकॉर्डिंग लेके चलते हैं और वो ही फ्लोट करते हैं। अगर उन्होंने कहा, आप जो 117 लोगों की बात कर रहे हो, ऐसे 203 लोग थे जो अफजल गुरु की सिग्नेटरी थे कि उसकी मर्जी पिटीशन होनी चाहिए, फिर उस पर क्यों सवाल नहीं उठता? याकूब मेमन के बात करने वालों पे सवाल क्यों नहीं उठता? क्यों ईशा जहां को जो एलईटी कह रही कि भैया ये तो हमारी कमांडर थी, और कांग्रेस पार्टी एफिडेविट देती कि वो लश्कर तैयबा की थी, लेकिन वहां पे सवाल नहीं उठता? इसलिए नहीं उठता क्योंकि हमारे को समझा चुके हैं, हमारी पॉलिसीज ये हो चुकी है कि हम हर चीज एक्सेप्ट करना चाहते हैं विद नेगेटिव अप्रोच, कि यार वो तो संचालक जी है, उनको तो कहना चाहिए था कि मारो सारों को जाके, वो तो नहीं बोल रहे, उनने को बोला डायलॉग की बात, और डायलॉग की तो ये भी बोल रहे हैं, बट व्हाट कुड बी द कॉन्टेक्स्ट दैट नीड्स टू टेकन इनटू कंसीडरेशन, वो किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा है और दूसरा किस कॉन्टेक्स्ट में कर रहा है। मैं कॉकरोचेस पे उसी, जैसे आपने कहा ना आपकी फर्स्ट ही लाइन की हम शायद जल्दबाजी में है, मैं ये कह रहा हूं कि इज दैट द नीड ऑफ द आवर, क्योंकि अटेंशन स्पैन जो है अब फाइनली हमारा इंस्टाग्राम पे आज की जनरेशन या जो भी जनरेशन अक्रॉस द सोशल मीडिया, अक्रॉस द आइल ऑफ यू नो वट एवर दैट वी हैव अवेलेबल, जेनजीज है, बूमर्स है एंड अल्फा एंड जो भी ये नाम हम लेते हैं, ठीक है, एक्स ने, मिलेनियम्स ने, जो भी मिलेनियल्स, द पॉइंट बीइंग कि इन लोगों का जो अटेंशन स्पैन है, ठीक है, वो अगर उतना कम है, फॉर एग्जाम्पल 7 सेकेंड्स या 11 सेकेंड्स जो भी मार्केट में फ्लोट होता रहता है ना, हम लोग रील्स बनाते हैं तो हमें पता है कि क्या कितने देर में कितनी देर तक होल्ड करके रखना है, उसी अटेंशन स्पैन में क्या करंट लाइन ऑफ लीडरशिप है, या करंट जो स्पेसिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस है, फॉर एग्जाम्पल वीएचपी है, संघ है, ठीक है, क्या ये लोग अभी जैसे थोड़े दिन पहले ही मोहन भागवत जी ने वो आईमुन वाला जो एक डायलॉग किया जेनजीज के साथ, ठीक है, एंड वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मेरे को पर्सनली बहुत स्वागत योग्य लगा कि चलो एट द वेरी लीस्ट आप एक कनेक्ट बनाने का प्रयास कर रहे हो, जो बहुत अच्छा मुझे लगा, ठीक है। अब बातें जो भी हुई वी कैन अगेन हैव अ कन्वर्सेशन अराउंड इट, पर मैं ये कह रहा हूं कि क्या उस नैरेटिव में आज के जो जेनजीज हैं या आज की जो सोशल मीडिया पे जनरेशन है, वो जब कल मेन स्ट्रीम वोटर्स बनेंगे, उन मेन स्ट्रीम वोटर्स को आज अपीज करने में, एंड अपीज इन अ वेरी पॉजिटिव मैनर नाउ, क्या कहीं ना कहीं पार्टी पीछे है, भारतीय जनता पार्टी या वीएचपी है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करती, या आप जैसे स्पोक्स पर्सन कम है वीएचपी में आपकी उम्र को लेके या आपके एक्सपीरियंस को लेके या आपके यू नो कम्युनिकेशन को लेके, एंड इन दैट सेंस संघ में भी, ठीक है, उन लोगों का आउटरीच प्रोग्राम या आउटरीच जो
अपना एक स्केड्यूल है या स्ट्रैटेजी है वो कितनी कम दिखाई दे रही है आपको, क्योंकि विपक्ष में आई टेल यू दिस, ठीक है, एक एग्जाम्पल भी ले ही लेते हैं। राहुल गांधी ने अभी 2-3 दिन पहले वो AA में आस्क मी एनीथिंग किया, ठीक है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मोदी जी को ये करना चाहिए, मोदी जी का वो बढ़िया चल रहा है अपना, जो भी जब भी वो इंस्टाग्राम पे रील बनाते हैं एंड इज डूइंग फैंटास्टिक, राइट, तो वो उनका एक अपना है। पर बाकी के लीडर्स लोगों का क्या, जैसे कभी कभार हम लोगों को अनुराग ठाकुर दिखते हैं, वो कुछ क्रिकेट विकेट खेलने या ऐसे पहुंच जाते हैं, या ऐसे जो यंग लीडर्स हैं वो हमें बहुत कम मिलते हैं ऐसे, ठीक है, जो ओवर द टॉप जाके जेनजीज को एक बारी मिलने का प्रयास करते हैं या ऐसे। सेम लाइन में मेरे पास क्या 10 ऐसे संघी नेम्स, ठीक है, जो एक्टिव पॉलिटिक्स में ना हो, वैसे क्या नाम है कि इनका आप यूथ जिसको कहते हैं ना, जैसे ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल जो न्यूट्रल पर्सनालिटीज है, जो मतलब इन लोगों से रिलेटेड नहीं है, तो जैसाई दीपक हो गए, आनंद रंगनाथन हो गए, है ना, तो ऐसे काफी सारे, एंड द लिस्ट आई कैन लिटरली कैरी ऑन, तुषार है, करण है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। बट देन द पॉइंट इज कि इन लोगों की जो फॉलोइंग है, ठीक है, और मेरे को लगता है कि इन लोगों ने तो स्टार्ट ही शायद यूथ से किया था, विक्रम संपत है, इन लोगों का आप फॉलोइंग देखो, दे आर अक्रॉस द सोशल मीडिया, संजीव सान्याल है, ऐसे संघ के कितने लीडर्स है, या ऐसे VHP के कितने लीडर्स है, और अगर वो नहीं है, ठीक है, तो संघ का सेंट्रल लीडरशिप और VHP का सेंट्रल लीडरशिप कर क्या रहा है इसको बिल्ड करने के लिए? संघ सोशल मीडिया से नहीं चलता, हाँ? संघ की फॉलोइंग इंस्टाग्राम से नहीं चलती, यूट्यूब से नहीं चलती, फेसबुक से नहीं चलती और रीलों से नहीं चल रही। तो जो आपने उदाहरण दिए उनका कोई कंपैरिजन संघ की फॉलोइंग से है नहीं, है ना। संघ को 100 वर्ष हो गए, हाँ, और उनकी उम्र मेरे ख्याल से 40 हो एवरेज, देयर इज अ डिफरेंस। हाँ, पहली बात। हाँ, दूसरी बात, हम जेनजी मान किसको रहे, क्या आप CJP नाउ इन द करेंट सिनेरियो? नो आई एम आस्किंग वेरी सिंपल क्वेश्चन, इज इट वेरी, दिस इज वेरी चैलेंजिंग फॉर द कंट्री टू अंडरस्टैंड। क्या CJP एक मिरर बन चुका है जेनजी की इंट्रोडक्शन का? कि मतलब इफ समवन आस्क कि आप जेनजी को डिफाइन कैसे करोगे, तो मैं क्या बोलूंगा, CJP का जंतर मंतर। नहीं, पर हम उनको कंप्लीटली डिनाई नहीं कर रहे हैं। हाँ, मैं उसी पे जा, हाँ, मैं ये तो नहीं बोलूंगा। हाँ, वी कुड डेफिनेटली सी अ जनरेशनल गैप डिफरेंस, Right. आपके पेरेंट्स में और आप में, हाँ, तो हमारे आने वाली जनरेशन में हमसे परफेक्ट, वो गैप बढ़ेगा, Right. और हमें चेंज होना पड़ेगा। हाँ, तो उसमें क्या काम Right. चल रहा है? ठीक है, लेकिन हम जेनजी को जब बात करते हैं CJP से, तो मुझे लगता है बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी है, और उससे CJP जेनजी का जो टर्म है वो वायलेट पॉल्यूट होता है। हाँ, ठीक है, आते दूसरी बात पे, यूथ की अपॉर्चुनिटी यूथ किस तरह से यूज करना चाहता, वो यूथ पे डिपेंड करता। भारत एक युवा देश है, और भारत की युवा देश होने के नाते यूथ हर जगह अपनी अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। राइट, कुछ कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर में भारत को पदक जिता के लाते हैं, राइट, तो कुछ पुलिस थाने पुलिस की गाड़ी को रोके राही अहीर जैसे लोग डिम्पल यादव और ठाकरे के जैसे वेलकम कराए जाते हैं। हाँ, राइट, कुछ अभिजीत दीप के छत पे खड़े होके सोकॉल जेंजीज के शाहरुख खान बनते हुए नजर आते हैं, जो सौरभ दास हाईली इंटेलेक्चुअल मानते हुए अपने आप को ठाकुर फैमिली और जॉर्ज सोरस की फंडिंग के काम करते हुए समझ में आता है। हाँ, हाँ, तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जब हम देखते हैं, जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ते हैं, आज आपके सामने मैं बैठा हूं और एक आप है, हम दोनों यूथ हैं, हम जेंजी नहीं है, लेकिन एक जेंजी की अल्फा है शायद मेरे ख्याल से, हाँ, राइट। हमने हमारे करियर्स के पर्सपेक्टिव को विजन की तरह चूज करा, हाँ, आपको अपॉर्चुनिटी मिली, आपको लगा कि मैं इस विजन को ऐसे लेके जा सकता हूँ, तो आप आज यहाँ हैं। राइट, मुझे अपॉर्चुनिटी, मुझे लगा मैं इस विजन को यहाँ लेके जा सकता हूँ, मैं आज वहाँ हूँ। डेफिनेटली आज हमारी भूमिका इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो हमें निकाल दिया जाता हूँ। तो इक्विलिब्रियम मेंटेन करा जा रहा है। इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए धरने प्रदर्शन की और देश को गाली देने की और प्रधानमंत्री को मारने की और आजादी के नारों की डपली बजाने की, अल्लाह तेरा नाम होगा और गाय का मजाक उड़ाने से नहीं करा जाता। राइट, राइट, हाँ, यही चीजें हैं। अब आप आते संघ पे, संघ लगातार तरीके से युवा सम्मेलन करने लगा। अभी पूरे देश भर में युवा सम्मेलन चले गए। कुछ समय पहले एक बहुत बड़ा इस देश के अंदर में पाप हो गया था, ये कह दिया था हम एक है तो सेफ है। राइट, पाप ही हो गया था उन लोगों के लिए जिन्होंने कहा कि ये तो गलत बात कह दी, आप एक है तो आप क्या बांटने का प्रयास कर रहे हैं, मारने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब हिंदू ये नहीं कह रहा, हिंदू ये भी नहीं कह सकता कि अगर हम एक हैं तो सही है, हाँ, हाँ, लेकिन वो गलत हो गया क्योंकि सेक्युलरिज्म है और सेक्युलर कंट्री है। हाँ, राइट, तो हमने हिंदू सम्मेलन करे, संघ ने हिंदू सम्मेलन करे, और हिंदू सम्मेलनों में इन बातों का ध्यान रखा गया कि जितना युवा जाएगा उतना युवा जुड़ेगा। कई सम्मेलनों में मुझे अपॉर्चुनिटी मिली जहां पे हिंदू का पक्ष रखने की मुझे बात मिली। आज जिस पोजीशन पे मैं हूँ वो इसलिए क्योंकि मैं युवा हूँ और मेरी जिम्मेदारी समझता हूँ और मेरी इंपॉर्टेंस क्या है वो ऑर्गेनाइजेशन समझता है। राइट, तो हम हर तरीके से
चाहे वो एनयूएन के माध्यम से एक ऑर्गेनाइजेशन में जाना हो, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से सोशल मीडिया को एक्वायर करना हो, या फिर एक यूथ को स्टेज प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना हो, या मेरे जैसे युवा को एक नेशनल स्पोक पर्सन की जिम्मेदारी देनी हो, हर चीज है। लेकिन दिक्कत है कि जब हम ये समझने लग जाते हैं कि कुछ युवा जो देश के भटकाने की बात करता है वो जेंजी है, तो वो जेंजी भी तो है जो कावड़ लेके जा रहा है। उस पे क्यों नहीं बात? उनको तो वो चिलम पीते हुए दिखते हैं, उनको बेरोजगार दिखते हैं, उनको नशेड़ी दिखते हैं। वो जेंजी क्यों नहीं दिख रहा जो झारखंड के अंदर में भूखा बैठा है? हाँ, मैं वो फ्रंट लाइन का सेम क्वेश्चन करने वाला था, जहां से ही आपने कावड़ की बात कही। मैं ये कह रहा हूं कि इवन फॉर दैट मैटर एबीवीपी, ठीक है, वीएचपी, संघ और भारतीय जनता पार्टी, अगर मैं इन लोगों को थोड़ा सा सेम या अलग, इन लोगों से अलग लाइन में रखूं, तो मैंने ये सारे जो नाम लिए थे पहले, मैं कंपैरिजन बिल्कुल नहीं कर रहा हूं संघ के साथ या संघ के डेप्थ के साथ। इन लोगों का 100%, कोई इंडिविजुअल का तो क्या ही रोल होगा, है ना। पर मैं ये कह रहा हूं कि ये लोग दिखते क्यों नहीं है। जैसे एबीवीपी झारखंड में क्यों एक्टिव नहीं हुआ, या एबीवीपी कर्नाटका में क्यों एक्टिव? जब पता था, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं नैरेटिव अच्छा बना सकता हूं, या मैं स्ट्रैटेजी अच्छी दे सकता हूं, या मैं एबीवीपी का एडवाइजर हो जाऊं, या मैं संघ को एडवाइस करूं। नहीं, मेरा ये बिल्कुल कोई एक विनम्रता से मैं सिर्फ ये सवाल करना चाहता हूं कि जब आपको पता था कि कोई एक जो जेनजी का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, वो दिल्ली में अपना आंदोलन कर रहा है, जिस आंदोलन को लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वाइज आपकी रोकने की इच्छा नहीं थी, वरना वो रुक जाता। सेम वे शाहीन बाग में हुआ, सेम वे फार्मर्स प्रोटेस्ट 13 महीने तक बैठे थे यहाँ पे, कितना प्रॉब्लम्स हो रहे थे हम लोगों को वो सबको पता है, ठीक है। मैं उसी दिन छात्र संसद करके एनडीएमसी सेंटर में ही था, मैं कवर करने गया था, और बहुत मतलब अनकंफर्टेबल सिचुएशंस थे पार्लियामेंट मार्च जब उनका पहले दिन हुआ था। खैर, मैं उस पॉइंट पे, और मैंने एक ऑटो वाले से, जब क्योंकि कुछ चल नहीं रहा था वहाँ पे, एकदम सामने जंतर मंतर का ये जो प्रोटेस्टिंग एरिया है, यहीं पे रोड क्रॉस करते ही मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अमित शाह जी का ऑफिस है, और उसी के बगल में एनडीएमसी सेंटर, उस एनडीएमसी कॉम्प्लेक्स ही है यहाँ पे। तो वहीं पे एक छात्र संसद हो रहा था जिसको कवर करने मेरे को जाना था। वो ऑटो वाला लिटरली भैया रो देने वाला था, ठीक है, ये कहते हुए कि पिछले इतने दिनों से, जब से इन लोगों का प्रोटेस्ट चल रहा है, हमारा धंधा जीरो हो चुका है। यहाँ पे जो सीपी के आसपास जितने भी ये जो डेली छोटी मोटी चाय के ठेले, छोटे मोटे जो व्यापारी है, या पालिका मार्केट है फॉर दैट मैटर, आप राजीव चौक का या उसके आसपास के 16-17 मेट्रो स्टेशन बंद कर रहे हो, रोज के कम्यूटिंग का भी क्या होगा? मैं भी कैसे पहुंचा था वो मुझे पता है। अगर प्राइवेट व्हीकल्स ना हो, ये ना हो, आप किसी भी मीडिया वाले को पूछ लो कि वो लोग भी कैसे जा रहे थे वहां पे कवर करने के लिए। एनीवेज, दैट्स नॉट द पॉइंट। पर मैं ये कह रहा हूं कि वो जेनजी का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं। जो जेनजी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, मान लीजिए, या एट द वेरी लीस्ट काउंटर नैरेटिव की जो मैं बात कर रहा था, जहां से हमारी ये बात आई, उसके लिए सब एबीवीपी क्यों नहीं गया कर्नाटका में? अगेन, मैं अगर उसी सवाल पे आऊं, कर्नाटका में नहीं गए, पंजाब में नहीं गए। आपके पास पंजाब कमिश्नर का, आप देखो हाउ क्विक आर दे, ठीक है, क्योंकि हम विपक्ष की बात कर रहे हैं भाई। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उन्होंने कहा यहाँ पे जंतर मंतर में टेररिस्ट ऑपरेटिव्स घुस गए थे, ठीक है, एंड इट वाज अ हाई रिस्क टाइमलाइन, या बहुत वो रिस्की हो रहा था। उन्होंने तुरंत उस कमिश्नर को जो भी सस्पेंड, हाँ है ना, उस पे कार्यवाही हो चुकी। मैं ये कह रहा हूं कि जब ये पता था सब कुछ, ठीक है, आप डेमोक्रेसी को, मेन स्ट्रीम मीडिया को ना बता पाओ, सोशल मीडिया को ना बता पाओ, फाइन। आप झारखंड क्यों नहीं गए? अभी भी एबीवीपी क्या कर रहा है? कितनी स्ट्रेंथ है झारखंड में? अब तो चलो ठीक है, वो आंदोलन भी बड़ा हो गया थैंक्स टू द सोशल मीडिया एंड मेन स्ट्रीम मीडिया, या कुछ ऐसे जर्नलिस्ट जो वहां गए कवर करने के लिए, वरना उनको भी कोई पैसा, मैं ये नहीं कह रहा हूं सारे जर्नलिस्ट को पैसा मिला, यहाँ पे जर्नलिस्ट लोग थे जो पैसे से काम कर रहे थे, एंड आपको भी पता है, जैसा आपने सोरोस की बात कही या जिस किसी की भी। पर मैं ये कह रहा हूं, तो झारखंड में नहीं गए, कर्नाटका में नहीं गए, आप काउंटर नैरेटिव में जो रियल जेनजी है उनके अभियान, जैसे आपने युवा सम्मेलनों की बात की, उस युवा सम्मेलन के माध्यम से कितने युवा संघ में कंटिन्यूअसली जाना स्टार्ट किए? क्या हमारे पास कोई एक टेंजिबल डेटा है? जो टेंजिबल डेटा मुझे एट द वेरी लीस्ट, मुझे या समाज को रिफ्लेक्ट कहाँ होना चाहिए? उनके घर के संस्कारों में, ठीक है। तो जब हमने लार्ज स्केल सीजेपी प्रोटेस्ट देखा वहां पे, तो हमको संस्कार दिखाई दिए। तो वहां पे बाय डिफॉल्ट जितने काउंटर नैरेटिव के रील्स बनने चाहिए थे, या नॉन
सीजेपी के रील्स जितने आने चाहिए थे कि नहीं भाई मुझे ऐसे बात नहीं करनी है, क्योंकि जब एक मूवी आती है द केरला स्टोरी फॉर एग्जांपल, है ना, या द कश्मीर फाइल्स, तो ये लोग तुरंत आ जाते हैं नॉट माई केरला स्टोरी, तो नॉट माई जेनजी या नॉट माई यूथ ऑफ इंडिया या ऐसा कोई भी जो भी हैशटैग जिन किसी को भी ठीक लगे, वैसा काम कहाँ हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि काम नहीं हो रहा है, या मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उन्हीं की स्ट्रैटेजी को कॉपी करो, पर मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा एक सिर्फ सवाल है जिसको आप हाँ या ना में भी जवाब दे सकते हो, ऐसा नहीं, पर मैं ये कह रहा हूँ कि क्या ऐसा काम वीएचपी सोच रही है, या क्या ऐसा काम संघ आने वाले भविष्य में सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे हैं। किस चीज, सोशल मीडिया का यूज, आउटरीच का, सोशल मीडिया में एक माध्यम है। आपने आज कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो 1925 से बनी है और आज 2026 में है, उसके आउटरीच पे क्वेश्चन करना ही मुझे लगता है कहीं ना कहीं डाउटफुल है। हाँ राइट, कई ऑर्गेनाइजेशन बनती है और वो कई ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो जाती है। ऐसे सेवा दल भी बना था कांग्रेस जो खत्म होता है ना। दूसरी बात आपने कही विद्यार्थी परिषद, मुझे लगता है इसके विद्यार्थी परिषद का तो प्रवक्ता संगठन मंत्री इस बात को ज्यादा बता पाएंगे उनके स्ट्रैटेजिक पर्पस क्या है। लेकिन हाँ, एक बात बहुत तय है कि दोनों प्रोटेस्ट में जब हमने बात करी तो दोनों प्रोटेस्ट के आप कैरेक्टरिस्टिक समझने का प्रयास करें। हाँ, वहां पर कैरेक्टरिस्टिक और पॉलिटिशियंस को देखिए कैसे चलता है। जब बात हुई उन्हीं सीजेपी के लोगों से, तो उन्होंने कहा कि हम रेजिग्नेशन की मांग कर रहे हैं, बट उस रेजिग्नेशन के बाद क्या, वो रोड मैप जीरो था। राइट, और वहां पर किस तरह से एसएफआई, एएएसएफ, किस तरह से लोग आते हैं। और वही एसएफआई का मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जब आप उस एसएफआई को उठा के केरला में जाएंगे, उस केरला पीएससी के अंदर में भी पेपर लीक हुआ और 2 एसएफआई के लीडर जिनके 0% मार्क्स थे वो पुलिस वाले बनते हैं वहां पर, और एसएफआई लीडर उसमें इन्वॉल्व होते हैं पेपर लीक में। वो एसएफआई वहां पे कैंप कर रहा था। राइट, वही कांग्रेस सरकार उन एसएफआई के लोगों के ऊपर में वाटर कैनन चला रही थी और उन्हीं कांग्रेस सरकार को यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर में दिक्कत लगी। हाँ, राइट, उसी झारखंड के अंदर बात करेंगे तो वहां पे कोई प्रश्न करने नहीं गया, कोई इनको कवर करने नहीं गया, कोई उनकी भूख हड़ताल खत्म करने नहीं गया, किसी ने उस पर जवाब नहीं दिया। और जब सीजेपी से पूछा गया तो कोई जवाब नहीं बना। राइट, और वही आप सीजेपी को उठा के देख लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दोनों ही जगह प्रतिनिधित्व है और दोनों ही जगह राजनीति, पर हाँ एक बात तो तय है कि ए स्टूडेंट आंदोलन के तरीके से, जिस तरह से मोडस ऑपरेंडाई आप सीजेपी का देखोगे, वैसे ही मोडस ऑपरेंडाई आपको बांग्लादेश का भी देखने को मिलेगा। कैसे? बांग्लादेश अब आप जब बात करोगे तो एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट था, कोटे के ऊपर में चालू हुआ। मोहम्मद यूनुस न्यूयॉर्क जाते हैं और वहां पर जाके बोलते हैं मोहम्मद आलम जो है, ही वाज अ ब्रेन बिहाइंड दिस स्टूडेंट प्रोटेस्ट। मोहम्मद आलम की जो तालीम और आलिम है वो मदरसे से हुई थी जो 2 सलाफी आइडियोलॉजी को प्रमोट करते थे, अल कायदा, आईएसआईएस और जैसे मोहम्मद जमात इस्लामी, उनके कनेक्शन में थे। वो बाद में ढाका यूनिवर्सिटी से लॉ करते हैं और ढाका यूनिवर्सिटी से लॉ करने के बाद बाहर जाके पढ़ाई करते हैं। उनको तैयार करा जाता है एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, और जब रिजीम चेंज होने की बात आती है तो डीप स्टेट इन्वॉल्व होकर उनको वापस बांग्लादेश भेजते हैं। 2012 के बाद में जब बांग्लादेश आते हैं तो उनकी यूनिवर्सिटी में जैसे उन्होंने लॉ करा है वहीं पे स्लीपर सेल्स एक्टिव होते हैं, और वो स्लीपर सेल एक्टिव होकर अल कायदा और आईएसआईएस की मदद से वह स्टूडेंट प्रोटेस्ट कब हिंदू जीनोसाइड और प्रोसिक्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है हमें देखने को तब पता चलता है जब दीपू चंद्र दास को लटका के मार दिया जाता है। वो स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं था, रिजीम चेंज हो जाती है। वही आप नेपाल की बात करेंगे, और वैसे ही नेपाल के साथ अब लद्दाख की जब बात करेंगे तो वही सोनम वांगचुक जब लद्दाख में अक्साई चीन का मामला होता है, जब चुप रहते हैं, 5% इलेक्ट्रिसिटी जम्मू कश्मीर से मिलती है तब चुप रहते हैं, लेकिन नेपाल की इन्वॉल्वमेंट वहां पे पाए जाते हैं। और वही लोग कहते हैं नेता राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, जेनजी को ऐसे उतर जाना चाहिए। तो किस तरह से आप जेनजी को प्रमोट कर रहे हैं? मुझे लगता है विद्यार्थी परिषद स्टूडेंट पॉलिटिक्स, स्टूडेंट कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर चलती है। वो क्या सोचते हैं, कैसा सोचते हैं और क्या करना चाहिए, मुझसे ज्यादा समझ उनको होगी। लेकिन किसी स्टूडेंट को जेनजी के नाम को पल्यूट करके प्रोटेस्ट करना और सरकार के ऊपर में प्रश्न चिन्ह खड़ा करना और फिर उसका राजनीतिकरण करना। 370 की बात हो रही है, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, व्हाट हैज टू डू विद एजुकेशन रिफॉर्म्स, राइट? और बोस एक और आपको मैं बताता हूँ, कहाँ है वो जो सीजेपी के अंदर में जेनजी अपने आप को कह रहे थे, जब महबूबा मुफ्ती 5 तारीख को हेडक्वार्टर के बाहर बैठती है, एक तरफ जम्मू कश्मीर का झंडा लेके और एक तरफ तिरंगे को उल्टा लेके बैठ जाती है वो। तो जब उनकी भारत के राष्ट्रीयता के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं रही तो मुझे लगता है वो जेनजी नहीं है, वो एक भीड़ है, मॉब है, कैलकुलेटेड है। स्टूडेंट्स की आड़ के अंदर में उमर खालिद शर्जील रहमान की तारीफ करना और उनको बचाना, ये उनका एजेंडा था। दैट इज अ वेरी डिफरेंट, राइट। ठीक है, अब वीएचपी थोड़ा जो सेंट्रलाइज्ड वे में काम करता है, आपके स्टेट यानी कि राजस्थान में, आसपास में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, मैंने देखा है जब नवरात्रि होती है खास करके, ठीक है, तो नवरात्रि में वहाँ गुजरात में स्पेसिफिकली और राजस्थान में भी या जहाँ जहाँ पे भी ऐसे मनाई जाती है, तो मुस्लिम्स के एंट्री पे या उन्हीं दिनों में नॉन वेजिटेरियन या
जो भी जो खरीद फरोख है उस पे वो थोड़ी सी रोक लगाने का उनका एक प्रोग्राम होता है जो बहुत अच्छे से वो लोग हैंडल करते हैं, मेरे को ऐसा लगता है। ठीक है, मैं ये सवाल है मेरा तो, और वो क्यों करते हैं आप वो भी मेरे को बताइएगा। जैसे क्या वीएचपी इस चीज़ को प्रमोट करती है, या क्या उसकी बात यह है कि थ्रू आउट द ईयर, पूरा वर्ष, क्या हमारे जो हिंदू मंदिर हैं उनके आसपास में एट द वेरी लीस्ट कोई एक छोटा सा एरिया डिफाइन करके 500 मीटर का रेडियस, 1 किलोमीटर का रेडियस के आसपास में क्या ऐसी चीज़ों को ना लेके आया जाए, या नॉन वेजिटेरियन, जो कि नॉन वेजिटेरियन कम्युनिटीज़ के मंदिर हैं, मैं स्पेसिफिकली जो हमारे उग्र देवता है या उग्र देवियाँ हैं उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, पर एट द वेरी लीस्ट जो बाकी के हमारे राज्य हैं, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, अभी कावड़ चल रहा है एक्सेट्रा, तो ऐसे समय में क्या वीएचपी का उस एक्सपांशन को लेके सोच है कि पूरा वर्ष इन चीज़ों को प्रमोट किया जाए? रीजनल लॉज होते हैं म्यूनसिपैलिटी, राजस्थान में इस विषय को उठाया गया था और राजस्थान में इस विषय के ऊपर में एक्ट भी हुआ। एक्ट अपॉन करा है म्यूनसिपैलिटी ने। मंदिर के दायरे में 500 मीटर के रेडियस के दायरे में, इतने दायरे में एक पर्टिकुलर रेंज फिक्स होती है जो म्यूनसिपैलिटी लॉ के अकॉर्डिंग होती है। वहाँ के ऊपर में एक सर्कुलर निकलता है और वहाँ किसी भी तरह की ऐसी शॉप नहीं हो, ये उसकी मंदिर की प्योरिटी पूरा वर्ष। हाँ, बहुत म्यूनसिपल लॉज के अंदर में इसके रूल्स निकलते हैं। ओके, जगह जगह पर है और वहाँ जहाँ है वहाँ पे चुनौती भी दी गई है, उनके साथ में कोर्ट में प्ली भी करी है और ऑर्डर्स भी हुआ है। राजस्थान उदाहरण। हाँ ठीक है, टेम्पररी अरेंजमेंट्स के लिए टेम्पररी अरेंजमेंट नहीं, पर्टिकुलर अरेंजमेंट नहीं। मैं ये कह, टेम्पररी सेलिंग अरेंजमेंट्स, जैसे वो छोटा सा वो 4 पहिया ठेला लेके आ जाते हैं बेचने के लिए, या ऐसे जो चीजें बैन है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वो बेचने के लिए वो छोटा छोटा ठेला लेके नहीं आता, जैसे आइसक्रीम के ठेले कैसे नहीं, वो उसके लिए थोड़ी रखे रहे। हम बात कर रहे हैं जो मीट की शॉप से। हाँ, मैं मीट की नहीं, हाँ मैं मीट के टेम्पररी अरेंजमेंट्स का ही पूछ रहा हूँ। कैसे ठेले पे अंडे के ठेले नहीं होते ऐसे? तो मेरे वहां पे मंदिर प्रांगण में ना, प्रांगण में नहीं, उस एरिया में वो लेके नहीं पहुंच जाते बेचने के लिए। सबको, हाँ सबको दूर है। हाँ वैसे जना जब वो ऑर्डर निकलता है, सिर्फ शॉप्स में डायरेक्शन, हाँ सिर्फ शॉप्स नहीं, जब वो ऑर्डर निकलता है गवर्नमेंट की तरफ से, नोटिफिकेशन होता है, उसके अंदर म्युनिसिपल लॉज के अकॉर्डिंग लिखा है कि भाई इतने रेडियस, महाराष्ट्र में भी है ऐसा, यूपी के अंदर में भी है, जगह जगह म्युनिसिपल लॉज में है, और जहाँ नहीं है वहाँ स्टडी करके उसको इम्प्लीमेंट कराने का प्रयास करा जा रहा है, जिससे मंदिर की प्योरिटी बची रहे। अब आती है दूसरी बात, ये तो हो गया आपका कि भाई बिजनेस इन द पोजीशन जो है डाइफर के अंदर में, प्रेमाइस के अंदर में, उसको कहाँ तक अलाउ करना है, कहाँ तक नहीं करना। दूसरी बात, अभी आपने देखा होगा कि हरिद्वार के अंदर में भी इस तरीके की बात आई थी कि शराब की दुकानें जो है वो कई एरिया तक बिल्कुल बाहर कर दी गई। हाँ, ठीक है, प्योरिटी के उसके पर्सपेक्टिव पे। तीसरी बात कि दुकानें क्यों बंद करी जाती है और ये प्ली क्यों करी जाती है, तो इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी बहुत पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट को दे रखा है। वहां पे प्ली लगी थी कि भैया हमारे आर्टिकल 21 वायलेशन ऑफ फूड जो है, राइट जो है, उसको फ्रीडम ऑफ फूड जो है उसको वायलेट कर रही है चीज। तब सुप्रीम कोर्ट ने 7 चीजें ऐसी कही बताई थी कि आपका जैन का फेस्टिवल आता है, उसमें आपके नवरात्रि में, रामनवमी के अंदर में, अलग अलग तरीके के फेस्टिवल थी, वहां पर अगर आप इनके समय पे दुकानें बंद करते हो तो इट्स नॉट ए वायलेशन ऑफ ए फंडामेंटल राइट ऑफ आर्टिकल 21। राइट, बहुत पहले सेटल प्रिंसिपल है और वही विश्व हिंदू परिषद मांग करता है। राइट। तीसरी बात, मंदिरों की तो आपने तो बिजनेस की बात कर ली, मैं तो कह रहा हूँ कि इससे एक कदम आगे चलते हैं। ठीक है, अभी 4 धाम के अंदर में मुसलमानों की एंट्री नहीं होगी। हाँ, है ना। हाँ, हरिद्वार में भी मेरे को लगता है इसी बात को लेकर थोड़े दिन पहले चर्चा हुई थी। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। कमिंग ऑन द अदर पॉइंट, आप मक्का जाते हैं, आपकी वहां पे एंट्री नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, आप पारसीज के उसमें जाते हैं, सेक्टर में, सैंक्टिटी सेक्टर में, वहां आपकी एंट्री नहीं है। ठीक है, जिसका बिलीफ नहीं है उसकी वहां एंट्री भी नहीं वो एक सिंपल लॉजिक डिसाइडेड बाय कोर्ट। ये मैं नहीं कह रहा, पर वही जो मेरा नवरात्रि पे भी वही सवाल था, और शायद आप उसी पे आना चाहते थे कि भाई आपकी अगर आस्था नहीं है तो आप वहाँ पे क्या करने आओगे, है ना। आपको पता नहीं है, हाँ, पूजा पद्धति जब पता नहीं है, जब आपकी आस्था नहीं है तो वहां जाके करना क्या है ना। यस एंजॉय। एक और पॉइंट मुझे लगता है जो आप, मेरे को लगता है कहीं हिंट था कि नवरात्रों में, गरबा के अंदर में और इन सब के अंदर में भी विश्व हिंदू परिषद लगातार आपको एक्टिव रहता है। और हमारे को हमेशा एक विटनेस में खड़ा कर दिया जाता है बॉक्स में कि भाई ये गलत कर रहे हो आप। ना वो तो आप तो नहीं करो। दूसरे जो करते हैं सो कॉल्ड सेक्युलर। भोपाल केस में आपको बताता हूँ, गरबा के अंदर में भोपाल केस में पूरा एक
व्हाट्सएप चला था, उस व्हाट्सएप की चैट्स लीक हुई थी जहाँ पर पूरी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे, ठीक है, और किस तरह से हिंदू बहन बेटियों के साथ हो रहा था। आप मध्य प्रदेश चले जाए, आप गुजरात चले जाए, वडोदरा चले जाए, आप खुद की इनकी हदीस और कुरान पढ़ लीजिए, वहां लिखा है कि यू कैन नॉट कॉपी द फेस्टिवल्स राइट ऑफ नॉन बिलीवर्स, राइट इट्स अ सिन इन मुस्लिम लॉ। जब आपकी हदीस कहती है तब भी आपको जाना है, आपकी कुरान कहती है, हदीस कहती है कि 7 जगहों पे आप नमाज नहीं पढ़ सकते, उसमें पब्लिक स्ट्रीट भी है, राइट। लेकिन आपको पब्लिक स्ट्रीट पे ही पढ़नी है ना। मैं कोट नहीं करना चाहता, लेकिन उसमें ये भी लिखा है कि आप थोड़ा सा वो क्या कहते हैं, थोड़ा सा झूठ वूठ बोल के भी अगर आप उसको तकिया अल तकिया कहते हैं। हाँ, टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ आप अल तकिया करते हो। नहीं, प्रोटेक्ट नहीं, आप शादी वादी करने के लिए भी है ना, एक शादी जहाँ का से और बता दो मैं आपको भाई, लव जिहाद प्रोपोगेंडा लगता है लोग को। लव जिहाद जब आप कुरान पढ़ेंगे तो उसमें साफ तौर से लिखा है सूरह 2 के अंदर में कि जब तक ईमान नहीं लिया जाते निकाह वैलिड नहीं होगा। राइट, हाँ हाँ, ठीक है, निकाह ईमान कब लेंगे, जब आप कलमा पढ़ेंगे, राइट। तो वो आपके लिए वैलिड ही नहीं है। तो हर चीज जो उनकी है, बाहर लाउड स्पीकर पे बैन है पर उनको लाउड स्पीकर यहाँ चाहिए, बाहर नमाज नहीं पढ़नी, नमाज यहाँ पढ़नी है। तो हर चीज हम तो ये कहते हैं जो आपका मजहब है राइट फॉलो करिए, हाँ, ठीक है। तो एक विश्व हिंदू परिषद का खराब है, हम तो उनके साथ खड़े हैं कि भैया हम आपके साथ है, भारत भी है, मुसलमान है, अपना फॉलो करिए, हमारे में इंटरफेयर में। आजकल मैंने काफी सारे मुस्लिम इन्फ्लुएंसर्स को या मुस्लिम मौलानाओं को, फॉर दैट मैटर इन्फ्लुएंसर मतलब नॉट सोशल मीडिया टर्म में इन्फ्लुएंसर्स, पर जो बड़े बड़े उनके मौलाना है या ऐसे लोग हैं, उनको मैंने सुना है कि वो एकदम ऑन द लाइन ऑफ प्रॉपर गवर्नेंस, ऑन द लाइन ऑफ प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में बयान उनके आ जाते हैं कि यार आप वोट दे रहे हो तो दीजिए बीजेपी को, है ना, आप लॉ एंड ऑर्डर, इवन फॉर दैट मैटर सीजेपी में प्रोटेस्ट में इंक्लूड ना होने का बात बोला था, ठीक है, उनके किसी एक शायद ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन या जो भी थे, ठीक है, उन्होंने शायद बोला कि नहीं भाई, हमारा कोई युवा अपने आप को उस प्रोटेस्ट के साथ ना जोड़े, है ना। फिर भी वो बिरयानी वाले शायद जुनैद भैया थे, वो तो आ ही गए थे, ठीक है, और फिर उनके ऊपर जब केस हुआ तो फिर वो राजस्थान भी गए हैं। खैर, द पॉइंट बीइंग कि आजकल वो थोड़ा सा एकदम ऐसा सिंक में आने का, वापस जो आप तकिया की बात कर रहे थे, ऐसा कुछ आपको दिखाई दे रहा है क्या? क्लियर है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं उस पक्ष की तरफ खड़ा होके ये बोलूं, हाँ, तो मैं ये बोल ही नहीं, कई बार जो आप सोच रहे हो वो मैं भी सोचता हूँ, हाँ, कई बार मैं सोचता हूँ कि यार ये हमारी कैसे एकदम गवर्नेंस की बात कर हाँ, रहे हैं, एकदम कैसे सही बोल रहे हैं। कुछ आके बोलते कि नहीं हमारे को वक्फ में घोटाला हुआ है, राम जन्मभूमि का घोटाला वक्फ में, अखिलेश यादव ने क्यों जांच नहीं कराई, अभी स्टेटमेंट दिया है। कई मौलाना बोलते हैं कि मैं सबसे अपील करता हूँ कि मत जाओ गरबा के अंदर में, मत जाओ नवरात्र में, मत जाओ होली में, हमारे हिंदू भाइयों को दिक्कत ना हो, ठीक है। सारी चीजें मैं भी सोचता हूँ, लेकिन मैं एक तरफ सोचता हूँ कि ठीक है मैं हिंदू हूँ इसलिए मैं सॉफ्ट हार्टेड हुई, तो मैं सोच रहा हूँ शायद सही हो गए। अब मैं एक बार मुस्लिम आइडेंटिटी क्रिएट करके उस तरफ गया, तब मैंने ये देखा कि दरुल हरत, दरुल इस्लाम और दरुल अमन है, आज भी है, वो कभी चेंज नहीं हो सकता, दैट कैन नेवर चेंज। उनके लिए भारत दरुल हरब ही रहेगा, अमन नहीं है, राइट। तो जब तक वो है, उनके लिए कुरान में लिखी हुई बातें नॉन चेंजेबल है, नॉन अमेंडेबल है, नॉन नेगोशिएबल है, तो वो है। और जब आप उनको पढ़ोगे तब आपको सब समझ में आ जाएगा कि वो क्यों नॉन नेगोशिएबल है और क्यों मैं उन पर ट्रस्ट नहीं कर सकता। मैं नहीं कर सकता। आज भी जब मुसलमान मेजोरिटी में है वो सेंसिटिव एरिया कहलाया जाता है, लेकिन हिंदू मेजोरिटी में है वो नहीं कहलाया जाता। हिंदू मेजोरिटी सिर्फ अल्पसंख्यक हो जाता है पलायन करके, लेकिन मुसलमान मेजोरिटी एरिया में कन्वर्ट होता है और हिंदू वहां पे नहीं रहता। आज भी वहां पे मद्रास में पिटीशन लगती है कि यहाँ से कोई यात्रा नहीं निकलनी चाहिए क्योंकि हम यहाँ पर बहुमूल्य क्षेत्र में रहते हैं। कभी आपने सुना है हिंदू के लिए ऐसा हुआ है? नहीं होता। तो ये दिस इज नथिंग, दे नो द वेरी फैक्ट कि हम अभी किस कंडीशन में है, कौन गवर्न कर रहा है, किसकी सरकार है और क्या चल सकता है और आने वाली सरकारें और क्या बदलाव ला सकती है। ट्रिपल तलाक की जब बात हुई थी मुसलमान बहनों के हक के अंदर में, इसको चैलेंज करने गए थे ना ये लोग, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, यूसीसी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, कन्वर्जन लॉ हिमाचल प्रदेश और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज है, वक्फ चैलेंज है। क्यों है? अच्छा, और चैलेंज क्या हो रहा है? चैलेंज वो ऑर्गेनाइजेशन कर रही है जो आपके और मेरे पैसों से हलाल सर्टिफिकेट बेच के लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद और आईएसआई आतंकवादियों को लीगल एड प्रोवाइड करता है। इसी पे आगे अमितोष भैया, मेरा क्वेश्चन आपसे यही है कि जब हम तो सिंक में, जो आप कह रहे थे, ठीक है, कि हम लोग शायद सॉफ्ट है या हमारा जो धर्म है उसके हिसाब से जब हम आगे कुछ सोचने का प्रयास करते हैं तो हमें ये लोग सॉफ्ट या अपने लगने लगते हैं। इसी पे एक आर.एस. ब्राइनिन की ट्रायोलॉजी है ना यूएस को लेके, बहुत मस्त है वो। मैंने कभी ट्विटर पे भी उसको लगाया था जब मैंने पढ़ाई, मतलब मैंने वो 3 बुक्स उनकी, इतनी मतलब इट्स फैंटास्टिक। सेम जैसे साई दीपक ट्रायोलॉजी लिख रहे हैं, या अब तो उनकी
शायद 4 बुक्स आएंगी, पर उन्होंने वही लिखा है कि किस किस समय में अमेरिका में कैसा कैसा होने वाला है। तो उन्होंने वही 25-30 साल का एक एक गैप बना के 3 बुक्स लिखी है कि 2001 से लेके 2025-35 तक क्या होगा, 2035 से 60 और 60 से 85 यूएस में। ठीक है, वो एकदम फैंटास्टिक, आप सिर्फ कवर देखेंगे ना तो भी आपको अंदाजा आ जाएगा। खैर, लेकिन मैं सो अब थोड़ा सा राजनीति वाली साइड, एक्टिव पॉलिटिक्स वाली साइड आते हैं कि यही जो मुद्दे अभी चल रहे हैं उत्तर प्रदेश को लेके, तो वहाँ पे क्योंकि संत समाज भी बहुत एक्टिव होता है यूपी में, और हम हरिद्वार की वगैरह बात कर रहे थे। खैर, उनका चुनाव होगा उसी के आसपास, उसी के आने वाले समय में उनका भी है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी का, और यूजीसी का मैटर भी क्योंकि हुआ था, ठीक है, और वही जब आप युवा सम्मेलनों की बात कर रहे थे तो मैं वही आपको पूछने वाला था कि यूजीसी का मैटर कितना डेंट या क्या उसका सीन था, पर चलिए वो किसी और दिन बात करेंगे। पर क्योंकि संत समाज भी यूपी में एक्टिव होता है प्रखर रूप से, मेरे को लगता है मुखर रूप से, 1-2 संत को छोड़ दिया जाए आजकल में जो थोड़ा बहुत वोकल हुए हैं, तो सारे के सारे योगी जी के साथ होते हैं। और क्योंकि योगी जी भी एक संत है तो वो एक स्वाभाविक है कि वो लोग साथ में होंगे एक परिवार की तरह। पर इस बार क्या अपर कास्ट वोट्स को लेके या मेरे ख्याल से कुछ दूसरे समीकरण को लेके भारतीय जनता पार्टी या वीएचपी या संघ ऐसा कुछ सोच रहा है कि कोई और ऑल्टरनेटिव ढूंढा जाए? मैं सीएम फेस के ऑल्टरनेटिव की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ इक्वेशन, वोट्स लेने के इक्वेशन पे बात कर रहा हूं यूपी में। यार, उत्तर प्रदेश के जब आप चुनाव देखोगे तो बिफोर बीजेपी वहाँ पे कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, योगी जी ने जब शपथ ली उससे पहले एमवाई फैक्टर वहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर था। हाँ। और एमवाई फैक्टर इसलिए इंपॉर्टेंट था कि उसका मुजफ्फरनगर दंगे 2013 का समय हमें याद है, जब जाटव कम्युनिटी और हिंदू समाज की बेटियों का इशू हुआ था। हाँ। उस समय एक अपने नेता के कहने पर अखिलेश यादव उनके कैंप में नहीं जाते, लेकिन सिर्फ एक कम्युनिटी को कंपनसेशन देते हैं। बाद में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है, उस कोर्ट के आदेश के बाद में कंपनसेशन को दिया जाता है हिंदू समाज के। ठीक है, किसी के संभव दंगों की जब हम बात करते हैं 1978 की, 1978, उस समय भी आप देखोगे किस तरह से हिंदुओं को जला दिया गया था। हाँ। वहां से पलायन हो गए। जस्टिस एमपी सक्सेना कमीशन रिपोर्ट बनी थी जो कि योगी जी के कार्यकाल के अंदर में एक्सपोज करी गई, उनको दबा के रखा गया था, जो उनकी कहानी बताती है संभल दंगों के अंदर में प्रीप्लान कॉन्स्पिरेसी इन बर का इन्वॉल्वमेंट। तो मुझे लगता है एमवाई फैक्टर जो बहुत बड़ा रोल प्ले करता था, उस फैक्टर को बहुत हद तक डिसमेंटल करके और डाइल्यूट करा गया है। लॉ एंड ऑर्डर पे बात करनी शुरू करी बीजेपी में, हाँ, योगी जी ने। ठीक है, और जब हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं तो योगी जी का आपको एक और चीज आपको देखने को, उनकी एक छवि बहुत स्पष्ट है। जीरो टॉलरेंस की वो बात करते हैं, हमेशा करते हुए दिखाई देते हैं। उन्होंने कभी जाति की बात नहीं करी, कभी कास्ट बेस्ड बात नहीं करी, और कभी कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स करेंगी। आप विश्व हिंदू परिषद और संघ का कभी भी कोई स्टेटमेंट ही नहीं देखेंगे जहां पर कास्ट के ऊपर में बात करी गई हो, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, किसी भी प्रकार की। हम मानते ही हैं, हिंदू है, हिंदू ही मानते हैं। और हमारे तो एक पद्धति भी है, यू आर मोस्ट अवेयर ऑफ द कल्चर एज वेल, कि संघ के अंदर संगठन में कभी भी लास्ट नेम नहीं बताया जाता। मुझे नहीं पता आपका आखिरी नाम आज तक क्या है, राइट? तो हमें वो आदत में ही नहीं है। हाँ। तो हम हमारे तरफ से कास्ट के ऊपर में कोई इक्वेशन पे बात करना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनके नैरेटिव को स्ट्रॉन्ग करना है जो एमआई फैक्टर पे। लेकिन हाँ, वो भी अब कास्ट से निकल के सनातन की बात करने लगे, तो मुझे लगता है यूपी का जो चुनाव है, हाँ, वो कुल मिला के उसी फैक्टर पे चल रहा है। हाँ। एक आपने बात कही कि हम सॉफ्ट है, ये हमारी सबसे बड़ी एक गलत फहमी में से मानता हूँ। हिंदू कभी सॉफ्ट नहीं है, उसको सॉफ्ट बना दिया गया है, उसको मार मार के कह के वो सॉफ्ट हो गया। अगर हम इतने सॉफ्ट होते तो 800 साल से 1000 साल नहीं लगता मुगलों को यहाँ पर लड़ने में। हम लोग थे इसलिए उनको लड़ते रहे। जिस दिन वहां पर एक वॉरियर गिरा, उस दिन वो एंटर करे, 100 साल के अंदर में पूरा कैप्चर करा, राइट? तो हम एक सेक्युलरिज्म का शिकार है जिसका इस देश से कोई लेना देना नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर में भी क्या है, जब उनको समझ में आया कि एमवाई फैक्टर इज नॉट प्लेइंग इट्स रोल, सब सनातन की बात कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, व्यवस्थाओं की बात कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो मैं कहां से चलूं? तो वो पीडीए की छतरी लेके सदन में पहुंचने लगे आजकल। बारिश तो गिर रही है सब पे एक, लेकिन छतरी पीडीए की उनको बचाएगी, राइट? अखिलेश यादव और डिम्पल यादव। हाँ, हाँ। वो सीजेपी के धरने में जाके राम मंदिर पे बुलडोजर की चलाने की बात करेंगे। ये वही लोग हैं।
ये जब दलित और मुसलमान के बीच में होता है, मैंने विक्टिम कमिंग फ्रॉम ए दलित फैमिली एंड अक्यूज कमिंग फ्रॉम ए मुस्लिम फैमिली, तब इनका पीडीए फैक्टर नहीं होता है। भीमराव अंबेडकर के ऊपर मजाक बनाने वाले लोग ये थे, और मिले मुरायम काशीराम हवा में उड़ गए जय श्री राम, ये लोग थे। गेस्ट हाउस कांड आपको याद होगा, एम्पल एग्जाम्पल, ये पीडीए के भी नहीं है। हाँ हाँ, ये सिर्फ सत्ता के लोग हैं। और योगी जी में और उनमें यही अंतर है कि उनको पीछे संभालने वाला कोई नहीं है, उनको राज्य आगे बढ़ाने वाले व्यक्ति हैं, इनको पीछे संभालने वाली। मैं उस पे मतलब मैं विपक्ष के इक्वेशन साधने में या उस पे थोड़ा सा बात नहीं कर रहा था, क्योंकि हमारे साथ अभी पिछले हफ्ते एक समाजवादी के नेत्री आई थी, ठीक है, तो हमने यही सारी बात बोली थी। मैंने उनको खैर पीडीए का एक फुल फॉर्म भी पूछा, और हर बार मुझे एक अलग पीडीए का फुल फॉर्म मिलता है, ठीक है, बट दैट्स अ डिफरेंट मैटर ऑल टुगेदर। पर मैं ये पूछ रहा था कि संघ, वीएचपी या फॉर दैट मैटर योगी जी, वो कास्ट फैक्टर पे बात नहीं करते हैं, चलो लेट मी अग्री टू दैट, राइट। पर मैं ये कह रहा हूं कि यूजीसी के नियम तो आए थे, ठीक है, आप देखिए तभी माता प्रसाद पांडे जी को, ठीक है, विपक्ष का नेता बना दिया जाता है यूपी की असेंबली में समाजवादी के रूप में। मैंने जो समाजवादी पार्टी की नेत्री आई थी उनको पूछा कि सीएम का चेहरा कौन होगा, मान लीजिए अगर 2027 में, वो एक सवाल जेन्युइन था मेरा भी कि अगर समाजवादी की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होंगे, तो उन्होंने कहा अखिलेश भैया। तो मैंने उनको पूछा कि कौन सी सीट, मतलब अपनी सीट संसदीय क्षेत्र छोड़ के मतलब लोकसभा छोड़ के वहां पे बैठेंगे, तो उन्होंने कहा हाँ। तो खैर उनको सीएम बनना है, खैर वो उनकी एक अपनी इच्छा है। पर मैं ये कह रहा हूं कि इसी तरीके से कानून तो वही बने, एंटी अपर कास्ट या जो भी उसका नैरेटिव ऐसा बना, या जो जैसे भी आप उसको या हम उसको समझने का प्रयास करें। अब ये जो डैमेज हुआ है, सेम जहां से मैंने हमारा पॉडकास्ट भी स्टार्ट किया कि राम मंदिर चोरी पे जो बात हुआ है या उस पे जो नैरेटिव बना है, अब इसको रिपेयर करने का, ये डैमेज रिपेयर करने के क्या प्लान्स है? देखिए, कोई भी कानून जब आता है ना, तो वो डैमेज कोई पक्ष उससे सपोर्ट करता है, कोई पक्ष को लगता है ये उनके अगेंस्ट है, राइट। ये डेमोक्रेसी की सुंदरता है। हाँ, कानून सड़कों पे नहीं बनाए जाते, सदन में बनते हैं। हाँ, राइट। लेकिन जब वो कानून किसी पक्ष को लगता है कि ये अगेंस्ट है, अगेंस्ट प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है, राइट, या अल्ट्रा वाइज टू कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ, तो उसको क्या करता है, उसको चुनौती देता है। राइट। वो सुप्रीम कोर्ट में यूजीसी पे सब्जुडाइज है। राइट, राइट। हाँ, मतलब स्टे आ गया। हाँ, स्टे आ गया। हाँ, सब्जुडाइज था, हाँ, द कोर्ट विल टेक द फाइनल कॉल। जो भी होगा वो स्वीकार करा जाएगा। देश में पक्ष और विपक्ष होता है, और हर तरीके की बातें होती, समर्थन में होते, कुछ विरोध हुआ, राइट। लेकिन माननीय न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय पे जब भरोसा होता है तो सारी चीजों पहलू को ध्यान में रखते हैं, विल टेक अ फाइनल कॉल एंड द कंट्री विल, द नेशन विल एक्सेप्ट, माय कंट्री, नेशन विल एक्सेप्ट। हाँ, पहली चीज। दूसरी बात ये कि आपने कहा कि अभी कहीं ना कहीं तो डेंट पड़ा है, डैमेज हुआ है, राम जन्मभूमि की भी आपने बात करी। बहुत क्लीन एक पिक्चर है इस देश के अंदर में कि जब कोई सामने कोई विषय आता है तो हम उस पर एक्शन और रिएक्शन करने की बजाय उस पर स्टडी करते हैं, एनालिसिस करा जाता है। कानून अपना काम करता है, नेता उस पे जो उनको करना है वो करते हैं, पर जो जनता है जो वोट करती है वो सारी चीजों को प्लस एंड माइनस करके ही अपना डिसीजन लेती है, एनालिसिस करती है। कुछ चंद भर के नए नए हिंदू बने हुए लोगों से भरोसा करना और एक हिंदुओं से जिन्होंने जान गंवा दी उनकी बात को मानना, दोनों में अंतर था। मुझे लगता है डेंट कुछ ही नहीं होता। देयर इज नथिंग व्हिच इज कॉल्ड डेंट। देयर इज ऑलवेज एनालिसिस इन अ डेमोक्रेसी, एंड द एनालिसिस लीड्स टू द इलेक्शंस एंड द इलेक्शन लीड्स टू द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। राइट, वही एनालिसिस करा जाएगा। लोगों के सामने सब बातें हैं। लोगों के सामने क्या वो बातें नहीं है कि आप पीडीए की बात कर रहे थे तो मैं तो पीडीए का नाम देता हूँ, पप्पू डिम्पल अखिलेश, क्योंकि पप्पू यादव उनकी भूमिका निभा रहे थे। उस पप्पू यादव से पूछिए आप अंश, हाँ, कि बिलीवर्स चर्च के अंदर में, हाँ, वो वाला पप्पू, हाँ, बिलीवर्स चर्च के अंदर में पप्पू यादव, बिलीवर्स चर्च के अंदर में 1400 करोड़ कैश पाए गया, 8 करोड़ कैश पाए गया। क्यों पप्पू यादव बन के जाएंगे फादर? जी, केरला के अंदर में बुटेकर मॉस्क के अंदर में जगह जगह पे मस्जिदों के अंदर में अजमेर दरगाह शरीफ सीबीआई की जांच के लिए कोर्ट में चैलेंज कर दी थी कि नहीं होनी चाहिए इंक्वायरी हमारी। क्या वो उसका रूप लेके जाएंगे किसी मौलवी का? लेकिन एक मंचन करते हैं भगवा वेश पहन के, उस मंचन के बाद में पैर छूते हैं समाजवादी पार्टी के उस नेता का जो आंसू बहाता है कुछ समय पहले अपनी राजनीति के लिए फैजाबाद वाले समय, और राम जी की तस्वीर को नीचे रख देते हैं। ये वो सरकार थी अंश जिन्होंने जब फैजाबाद का जजमेंट हुआ था
जब एक किताब लिखी गई थी, उस किताब के जो आईएएस कैडर, जम्मू एंड कश्मीर के कैडर थे, हु वाज एन ओएसडी टू राजीव गांधी, माय डेज विद राजीव गांधी प्रिंस एंड ट्रेजेडी, हाँ उन्होंने लिखा, जब मैंने माननीय राजीव गांधी जी से पूछा कि ताला खुल गया, उन्होंने कहा मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं है। जिस जस्टिस पांडे ने उस जजमेंट को दिया था, उस जस्टिस पांडे का प्रमोशन लॉ एंड ऑर्डर को कहते हुए मुलायम सिंह यादव और केंद्र में बैठी हुई कांग्रेस ने रोक दिया गया था। ये उनकी डॉटर ने भी बताया उनकी किताब में। कौन से लोग हैं ये रामगिर नहीं थे कभी, ये रहे सिर्फ सत्ता के, और सत्ता की आड़ में इन्होंने लैपटॉप स्कैम करा है, दलितों को भी हानि पहुंचाई है, बाबा भीमराव अंबेडकर का मजाक बनाया है, काशी नगर का नाम बदला है, जौहर यूनिवर्सिटी पे किस तरह के अत्याचार हुए वो देखा है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जब हम बात कर लेंगे, आजादी के नारे जब हम बात कर लेंगे, बहराइच के दंगों की हम बात कर लेंगे, तिवारी के रामगोपाल तिवारी के नाखून खींच के मारते गए थे तब की बात कर लेंगे, तब अब ये लोग चुप हो जाते हैं। लेकिन इनको जब हिंदुओं का मजाक बनाना होता है तो एक पप्पू यादव वेश बैंड के भगवे का बाहर बैठ जाता है सदन के। तो ये देश बहुत समझदार है, एनालिसिस कर रहा है, सब देख रहा है, सब याद रखा जाएगा और सब याद दिलाया जाएगा। ये सब याद रखा जाएगा वाली जो कविता है वो वैसे मेरे को बहुत पसंद है, उसका अग्रेशन एंड ऑल। ठीक है, मैं एक इस पे थोड़ा सा ना आपको एक ऐसे ही बात बता दूं, जैसे हमने तमिलनाडु की बात कही थी, 2024 में केवल एक साल में फ्रांस में सारे के सारे चर्च का टोटल एक जब डेटा निकाला गया था तो केवल बच्चों का शोषण, मेल बच्चों का शोषण, 2.25 लाख बच्चों का चर्च के अंदर शोषण हुआ था, यौन शोषण, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन या जो भी आप उसको बिल्कुल, और मेल किड्स का ये डेटा था सिर्फ। ठीक है, मेल किड्स का जस्ट इनसाइड द चर्च ऑफ एंटायर कंट्री, दैट इज फ्रांस। ठीक है, तो क्या क्या सीन मतलब होते हैं और कौन से मुद्दे उठाने हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपने जो कहा कि पप्पू यादव क्या कभी फादर के वेश में या किसी वो थोड़ा सा ऊपर ऐसा रिंग पहन के प्रेशर कुकर वाला या ऐसा जो भी क्या कुछ ऐसा मजाक बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, ये एक सवाल पप्पू यादव से हम कर लेंगे किसी दिन अगर वो हमसे यहाँ कभी मिलने आते हैं। खैर, मेरा एक बस हम आखिरी चरण में है तो मेरा एक ये सवाल भी था कि संभल की जो अभी रिपोर्ट आई, ठीक है, जिसपे आपने बीच में एक छोटा सा उल्लेख किया उसका, और संभल को लेके फ्यूचर के प्लान्स अभी सरकार के, वीएचपी के या संघ के क्या लगते हैं? क्योंकि संभल को जिस हिसाब से मैं केवल एक आर्कियोलॉजिकल साइट के हिसाब से नहीं पर एक एक क्षेत्र के तौर पे जब अगर मैं उसका एनालिसिस करूं तो जिस हिसाब से आज मतलब संभल की संख्या, जनसंख्या, डेमोग्राफी बहुत बदली हुई है। ठीक है, उसको वापस अगेन यही जो डैमेज या डेंट जो है वो रिपेयर करने में या उस पे एक्टिव प्लानिंग क्या है? यार देखो, मेरा एक बहुत मानना है, जब गवर्नेंस अच्छी लीडरशिप में होती है तब लोगों का उसके प्रति भरोसा भी जगता है। राजा अगर अच्छा है तो प्रजा जो है वो सुखी से चैन की नींद सोती है। नहीं, और आज की परिप्रेक्ष्य के अंदर में, डेमोक्रेटिक कंडीशंस के अंदर में लॉस और ट्रस्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मैं राजस्थान का उदाहरण देता हूँ, टोंक, मालपुरा, कई अन्य क्षेत्र हैं जहां से लोग पलायन कर गए थे। टोंक सबसे बड़ा उदाहरण। राजस्थान सरकार डिस्टर्ब एरिया एक्ट लेके आई है, जिस डिस्टर्ब एरिया एक्ट के अंदर में जितने भी लोग जो डिस्टर्ब एरिया में आते हैं और वहां से पलायन करने पे मजबूर हुए उनको वापिस से रिसेटल करना। दूसरा, कोई भी हिंदू, अब कोई भी व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी उस डिस्टर्ब एरिया में बिना कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के बेच नहीं सकता, कोई उसको खरीद नहीं सकता। गलत करते हैं तो उस पर फाइन और पेनल्टी है, और सेवरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। ठीक है, तो वो डिस्टर्ब एरिया क्यों लाए गए? जिससे हिंदू पलायन ना हो, क्योंकि वो डिस्टर्ब एरिया के अंदर में था। लेकिन जब ये डिस्टर्ब एरिया आया तो कांग्रेस सरकार खड़ी होकर बोलती है राजस्थान के अंदर में कि ये तो इट्स ए रेडिकल लॉ। यही अपेक्षा भी कर रहा था तो डोटासरा से और टिक्कराम जूली से। लेकिन यही कांग्रेस सरकार भूल गई कि पहला डिस्टर्ब एरिया एक्ट गुजरात में वो लेके आई थी, उनकी सरकार थी, राइट? तब वहां पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं था, तब वो रेडिकल लॉ नहीं था। एनीवे, कमिंग टू द संभल, संभल पे जब हम आते हैं तो डेमोग्राफिक कंडीशंस यूपी में इतनी बदली कि एक वेस्टर्न यूपी को मिनी पाकिस्तान भी कहने लगे थे। नू का आप देखेंगे, मेवात एरिया आप देखेंगे, ठीक है, वेस्टर्न यूपी पूरे मिनी पाकिस्तान की तरह से चलने गया था। सबसे ज्यादा दंगे, कम्युनल वायलेंस, इशू, राइट्स, पलायन, माइग्रेशन, ऑफेंस वहां हो रहे थे। लेकिन योगी जी के आने के बाद आपको वहां पे कम होते हुए दिखेंगे। क्यों कम होते हुए दिखेंगे? क्योंकि वहां पर रीसेटलमेंट एंड द अश्योरेंस ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर, राइट, एंड द पेनल्टी टुवर्ड्स द ऑफेंस बहुत स्ट्रिक्ट होने लगी है। आज वहां पर लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लेने से पहले व्यक्ति सोचता है, और अभी योगी जी का परसों का ही एक वो है स्पीच, भाषण के अंदर उन्होंने कहा है
कि जो लोग दंगों की बात करते हैं, यूपी आ जाओ मैं बताता हूँ दंगे कैसे होते हैं। कहा है उन्होंने? हाँ। इससे क्या जताया जाता है? इससे जताया जाता है कि नाउ द गवर्नेंस द राइट हैंड एंड यू कैन नॉट जस्ट कम एंड स्नैच इट अवे फॉर योर ओन whims and caprices। ये हिंदुओं को भी पता है। आज यूपी में आप जाओ, हर जना वहां पे योगी जी आदित्यनाथ के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए पक्ष में खड़ा होता हुआ दिखेगा, एनी ऑफ द केस, चाहे वो भय में हो, चाहे वो अच्छे से हो। लेकिन ये भी उसकी सुंदरता है। उत्तर प्रदेश आज फिर वापिस से क्राइम मुक्त होता जा रहा है, अपराध मुक्त होता जा रहा है, वहां पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है, लोगों का भरोसा है, पलायन से मजबूर लोग अब वापिस से रीसेटल हो रहे हैं। और यही इस लोकतंत्र के अंदर में है कि आपकी वोट की ताकत वो है कि आज हिंदू सुरक्षित सांस ले पाए। आप काले कोट में अच्छे लगते हो अपने आप, मतलब वकील जब आप अपना, अब मुझे लगा लॉ क्या नहीं नहीं अरे नहीं मैं बस ऐसे ही सवाल, क्योंकि हमारा ये आखिरी चरण है पॉडकास्ट का, तो मैं ऐसे ही पूछ रहा था कि आपको ब्लैक कोट अच्छा लगता है, मतलब पहनना? यार मैंने काला कोट जब जब पहना है तब तक मैंने या तो दंगों के केस लड़े हैं, या फिर मैंने लव जिहाद के मैटर्स लड़े, कन्वर्जन के मैटर्स लड़े, और हमेशा वही मैटर्स लड़े। मेरे काला कोट पहनने का भी रीजन ये था कि मैं चाहता था कि हिंदू जो एक वकील ये अफोर्ड कर सकता है, जिस हिंदू की आवाज दब जाती है या जो समाज के डर से या किसी और के डर से नहीं पहुंच पाता है, वो कोर्ट तक मेरे माध्यम से जाए। तो मुझे लगता है किसी माध्यम से मैं बना वो माध्यम, और संगठन ने मुझे पहले विधि प्रमुख की जिम्मेदारी दी थी, सह प्रमुख की, फिर मुझे राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया, तो काले कोट की वजह से है। तो मुझे लगता है हिंदुओं के लिए खड़े होना, तो काला पहनूं तो अच्छा है कोर्ट में, और बाहर भगवा पहनूं तो वो शान की बात है। परफेक्ट। दोनों में से कौन सा कलर ज्यादा अच्छा लगता है? कोर्ट में तो काले ही पहनना पड़ेगा। हाँ नहीं अच्छा, बाहर मेरे पास चॉइस है तो मैं भगवा पहनता हूँ। अच्छा ये ठीक है। गेम्स खेलते हो कोई गेम? हाँ मैं गेम खेलता। कौन सा? मैं स्पोर्ट्स खेलता था, मैं पोलो खेलता था। घोड़े पे? हाँ। अच्छा, ओहो, पोलो वोलो के तो मतलब वहाँ पे अरेंजमेंट है राजस्थान? हाँ राजस्थान में पोलो मेरे को बहुत पसंद था, घोड़े मुझे बहुत प्रिय हैं। हाँ आपके पास है अपने वाले घोड़े? मेरे पास पहले अपने घोड़े भी थे, अभी मेरी इंजरी हुई तो मेरे को घोड़े देने पड़े, गेम भी बंद करना पड़ा, पर हॉर्स राइडिंग मेरा शौक है। मैं आज भी वापिस से धीरे धीरे जब सही हूँ तो हॉर्स राइडिंग कंटिन्यू। ओके। और बस ऐसी थोड़ी सी फटाफट सी क्वेश्चन आंसर्स में, वैसे मूवीज देखते हो आप? मैं मूवीज नहीं देखता। कोई नहीं देखते? नहीं, मैं बहुत सिलेक्टिव मूवी देखता हूँ। स्वदेश मेरी फेवरेट मूवी है। शाहरुख खान की? हाँ। अच्छा, वो मेरी बहुत फेवरेट मूवी है स्वदेश। मैं उसको जब भी मेरे को मन करता है तो मैं स्वदेश देखता हूँ, या आनंद पिक्चर जो पुरानी पिक्चर है आनंद, ये अमिताभ बच्चन और राजेश के नाम, वो मुझे अच्छी है। अच्छा, तो नई वाली मूवीज नहीं, फॉरेन मूवीज मतलब इंग्लिश मूवीज? मेरे को शौक नहीं सीरीज का। तो आपने धुरंधर नहीं देखी? ना, धुरंधर मैंने इसलिए देखी क्योंकि वो नैरेटिव पर्सपेक्टिव था। हाँ, देखना चाहता था कि जिस तरह से हकीकत वो किताब में पढ़ते हैं वो स्क्रीन पे कैसी दिखती है। ओह अच्छा, हाँ ठीक है। यही लास्ट क्वेश्चन। सो 403 में से क्या लगता है आपको यूपी में इस बार, पहले तो क्या योगी जी रिपीट करेंगे अपनी सरकार, और अगर करते हैं तो कितनी सीटों? वो माँ की यूपी की जनता को तय करने देते हैं। हाँ, आप और मैं तो जो यूपी के मंगल के लिए कामना है। देखिए, हाँ, यूपी की जब मैं बात करता हूँ तो मैं राम से यूपी को अलग नहीं कर सकता। राइट। और जब मैं राम की बात करता हूँ तो राम का पूरा मैं जब शब्द प्रयोग करता हूँ तो राम का मतलब है र से राष्ट्र और म से मंगलमय। जहाँ राष्ट्र के मंगलमय की कामना आप भी करते हैं, मैं भी करता हूँ, तो जो राष्ट्र को मंगलमय की ओर ले जाएगा वो मंत्री बनो। परफेक्ट। तो इसी के साथ हम आज का ये जो बढ़िया सा पॉडकास्ट था हमारे विशेष अतिथि के साथ, वो यहीं पे इसको विराम देते हैं। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आप देख रहे थे राज मंत्र, मैं था अंश।